बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। आज तो बहुत सारे लोगों को तकरीबन मेजॉरिटी को छुट्टी है और घर में होंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग अभी सो रहे होंगे, कुछ रूटीन के मुताबिक उठ चुके होंगे और अपनी फैमिली के साथ ज़रा चाय नाश्ता इंजॉय कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली करना भी चाहिए। अगर आपको मौका मिला है तो उसको आप भरपूर तरीके से उससे फ़ायदा उठाएं, उसको इंजॉय करें उस टाइम को, क्योंकि यही छोटे छोटे लम्हात होते हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के ऊपर अगर मैं अपने सेगमेंट्स की बात करूँ, जो टॉपिक्स उनकी बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज 5 फरवरी भी है, कश्मीर डे, यानी कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का आज हम दिन मना रहे हैं। तो उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले ज़रा आपके साथ हम स्टोरी शेयर कर लेते हैं, यानी कि आज की जो हमारी पहली डोज़ जो हमने आपको देनी है उस तरफ ज़रा आपको लेकर आते हैं। आज की जो पहली स्टोरी नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि हम नॉर्मली आसमान की तरफ देखते हैं, जब चाँद निकला हुआ होता है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, ख़ासकर जब वो अपने जब 14वीं के चाँद जिसको हम कहते हैं कि फुल मून जिसको कहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि रूस में आसमान पे जब चाँद नज़र आया तो उसको 4 चाँद लग गए। बिल्कुल आपने सही सुना कि आसमान पे चाँद नज़र आता है, उसको 4 चाँद लग जाते हैं। कैसे, आइए ज़रा आपके साथ हम ये शेयर करते हैं कि रूस के शहर में रात का समा था नाज़रीन। आसमान पर जब चाँद चमकता देखकर जो मुकामी लोग हैं, सबसे पहले तो वो हैरान रह जाते हैं। और ये जो नायाब मंज़र है, ये इतवार की शब को देखा गया, जिसके बाद इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। और वीडियो में देखा जा सकता है कि पहली ही नज़र में ऐसा महसूस होता है कि जैसे चाँद ने ख़ुद को कई हिस्सों में तकसीम कर लिया हो। बिल्कुल वो जो आपने 4 चाँद सुना है वो यही है कि जैसे चाँद ने अपने आप को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है और इसके गिर्द जो रोशन और आप देख सकते हैं चमकती हुई शक्लें नमूदार हो रही हैं। और आसमान के नज़ारों के शौकीन अफराद ये गैर मामूली और दिलकश मंज़र देखकर दंग रह गए और देर तक आसमान की तरफ वो देखते रहे। और आखिरकार इसको कहते हैं हम कि चाँद को 4 चाँद जो है वो लग के। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज़ मंज़र दरअसल एक कुदरती ही मंज़र है, जिसे आम अल्फाज में, आम ज़ुबान में अगर हम कहें तो लोग इसको कहते हैं कि नकली चाँद के नाम पे भी लोग इसको जानते हैं। अच्छा, इस तरह के जो अजीबोगरीब वाक़यात है वो आसमान पे अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आप अपने फ़ोन से निकल के, अपने ड्राइंग रूम से निकल के अगर आप खुले फ़िज़ा में निकलते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप ये अजीब व गरीब चीज़ें जो है या जो मंज़र है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन से ही नहीं निकल रहे, अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, खुले फ़िज़ा में आप नहीं निकल रहे, तो फिर ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं आप मिस कर देते हैं। ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद एक तो ये है कि आप अपने घर से ज़रा बाहर निकला करें। इवन अपने घर में रह के आप छत पे चले जाया करें, लेकिन अपने रूम से एटलीस्ट बाहर निकला ज़रूर करें। ज़रा खुले फ़िज़ा में सांस लेने की कोशिश किया करें, आसमान की तरफ देखा करें, अल्लाह से बात करने की कोशिश किया करें। ये एक ऐसे लम्हात होते हैं या ऐसी ये प्रैक्टिस होती है जिससे आप बहुत हल्का फ़ील करते हैं। अगर आपको कोई एंजाइटी, डिप्रेशन है, आपको परेशानी है कोई, तो यकीन जाने वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इस स्टोरी के बाद आप ये ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कल आपको कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नज़र आ जाए जो आपके सोशल मीडिया से वायरल हो जाए और आपका जो अकाउंट है वो भी वायरल हो जाए। क्योंकि आजकल हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस यही होती है कि मेरा अकाउंट वायरल हो, जो ऐसी कोई चीज़ मेरे अकाउंट से जाए जो सबसे पहले लोगों तक पहुँचे और उस चीज़ के साथ साथ मेरा अकाउंट जो है वो भी लोगों की नज़र में आ जाए। तो ये हैपनिंग आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़रा एक्टिव रहना पड़ेगा। वेल, आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। नाज़रीन, 5 फरवरी की जब हम बात करते हैं यौम यकजहती कश्मीर, हमें अपने कश्मीरी जो बहन भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती का मौका देता है। हर साल हम इस दिन को मनाते हैं। आपने देखा होगा कि इवन आप सुबह सुबह अगर आपने न्यूज़ सुनी है तो जो इस दिन का आगाज़ है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुआ के साथ जो है वो दिन का आगाज़ किया गया। और ये दिन नाज़रीन हमें ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से कश्मीर की आवाम जो है वो आज भी अपने हक़ खुदरातियत के लिए किस तरह से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए हुए, डटे हुए हैं, किस तरह से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और यकीनन हम सलाम पेश करते हैं उन माओं को जिन्होंने अपने बेटों
को कुर्बान किया है और अभी भी ये सिलसिला देखे उसी तरह से जारी है। वो लोग डटे हुए हैं और कश्मीर पाकिस्तान की चारग है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान का अहम हिस्सा है, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आज की इस प्रोग्राम में हम कश्मीर की जो तारीख ये सिलसिला चलता आ रहा है इस पे बात करते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ पे वो क्या है इस पे बात करेंगे और कश्मीरी अवाम का जो हौसला है और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उस पे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और आज और कल क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ये जो मसला कश्मीर है इस पे बात करते हैं। तो इस पे डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बैरिस्टर हैं जी सुंदस मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुंदस आपके वक्त का। सुंदस, हर साल हम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं। तकसीम हिंद से लेकर आज तक हम देखें तो ये मसला कश्मीर जो है वो हल नहीं हो सका। हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, वहाँ पे जो बिल पास हुए उसको भारत ने हमेशा जो है वो नज़रअंदाज किया, वो उस पर कभी भी वो नहीं खड़ा रहा, नहीं डटा रहा। लेकिन हमारे कश्मीरी बहन भाई, हमारे जो कश्मीर है पाकिस्तान के नो डाउट वो शारक है, हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीरी बहन भाई आज भी डटे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़े से एक तो तारीख़ पे आप बात कर लीजिए, ज़रा बयान कर दीजिए, फिर मौजूदा सूरत हाल क्या है वो भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया महविश, क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन है कि हम तमाम कश्मीरी मुझ समेत हमारा ये समझ लें कि ये दिन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है इस दिन की कमेमोरेशन से जब पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाता है। और जैसे आपने इसकी हिस्ट्री का बोला, 89 की जो एरा थी उसमें सबसे ज़्यादा कश्मीरियों का मैस स्केल पे कत्लो गारत और वहाँ से एक आवाज़ एक जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिकली एक आवाज़ उठनी शुरू हुई मकबूजा कश्मीर से। हालांकि 1947 से जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो कश्मीर के अवाम पे नहीं किया गया, लेकिन 89 के बाद बाज़ाब्ता कश्मीरियों ने रेजिस्टेंस शो करनी शुरू की और आई थिंक उस रेजिस्टेंस को लेजिटिमाइज किया जब 90s में सॉलिडारिटी डे का इनकाद किया गया और कहा गया कि हम एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसने एंडोर्स किया कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को। और उसके बाद से आपने देखा कि जो 2000s थे उसमें इसको ऑफिशियली एक सरकारी छुट्टी के तौर पे भी, कमेमोरेशन के तौर पे भी इसको कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन ये जो सॉलिडारिटी है, आई थिंक इट इज़ अ रिटर्न विच वी कश्मीरीज आर गेटिंग, बिकॉज आपके लिए शायद ये इंटरेस्टिंग होगा, कश्मीरीज इस तमाम खित्ते के पहले पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान बनने से पहले से पाकिस्तानी हैं। क्या बात। पाकिस्तान का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 में हुआ। 19 जुलाई 1947 में कश्मीरियों ने पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। क्या बात। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्सर कहती हूँ कि हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। ज़बरदस्त। तो और सैयद अली गिलानी साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में यही नारा रखा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हमारा है, बिल्कुल। तो ये सॉलिडारिटी जो है ये सिर्फ मुझे लगता है कि दुनिया के लोगों को बताने के लिए कि कश्मीर का मुद्दा है और ये सारा है, तो रियासत पाकिस्तान इसको बार बार कमेमोरेट करती है। क्योंकि एज अ कश्मीरी आई थिंक मेरे दिल में किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे साथ यकजू होकर खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान की अवाम रियासत पाकिस्तान मेरे लिए पाकिस्तान की अवाम है, जो 25 करोड़ हमारे नुमाइंदे हैं, जो 78 साल से अनवेवरिंग सपोर्ट कश्मीरियों के साथ ऐसे अपना उन्होंने अटैच किया हुआ है। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच वी शो टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज़ फॉर कश्मीर एंड कश्मीर इज़ फॉर पाकिस्तान। और हम ये भी जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान में नहीं जानते, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज सुबह उठ के और कुछ ना करें तो एक कश्मीरी को अपनी तरफ से शुक्रिया अदा ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारी वजह से आपको एक दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिली है। तो अगर और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे साथ यकजहती का इजहार इसी तरह कर लें कि आपको एक दिन की छुट्टी मिली। वरना ज़रूरी ये है कि इस वक्त जो हमारी आज की जनरेशन है, ख़ास तौर पे हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे वालिद वालदा सारे, उनके ऊपर आई थिंक ये बड़ी एक ड्यूटी है कि हमारी जो 78 साल से हमने एक खून से अपनी
तारीख को लिखा है ऐसे ही है। उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, पता आई होना थिंक आज के तवस्सुत से हर पाकिस्तानी को हमारे साथ यकजहती का इजहार हमारी कहानी सुनाकर करना चाहिए। यकीनन अपने लोगों को अपने घर पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे, अपनी डिनर टेबल पे कश्मीर शुड बी डिस्कस्ड इन एवरी हाउस होल्ड टुडे। बिल्कुल एंड हमारी प्लाइट को सिर्फ नंबर्स के तौर पे ना देखा जाए। ये वो कहानियां हैं लाखों माओं की, बहनों की, वालिद, भाई, हर किस्म के लोगों की कहानियां हैं जो उन्होंने अपने खून से रकम की हैं। ऐसे ही वो 8 साल की बच्ची आज के दिन यकजहती के तौर पे उस 8 साल की बच्ची आसफा को याद करें जिसने अपनी जान गंवाई। 8 लोगों ने उसका मुश्तरका उसके साथ ज्यादती की, जिसमें इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे, पंडित मौजूद था मंदिर का, एंड शी वाज थ्रोन अवे लाइक अ रैग डॉल बिकॉज वो एक कश्मीरी थी और वो एक मुसलमान थी। और इस तरह की हज़ारों कहानियां हैं कश्मीर में। कुनन पशपूरा की ख़वातीन हैं जो कि आज भी इतने सालों बाद 1991 में ये इंसिडेंट हुआ और आज भी वो इंसाफ का तकाजा कर रही हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप झूठ बोल रही हैं, उनके सच को सच नहीं समझा जाता। तो एक पाकिस्तान है जो हमारे सच को सच समझता है और उसको आगे प्रोपोगेट भी करता है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज के दिन हम सब ये अहद करें कि हम पाकिस्तान शहरी होने के साथ साथ हम कश्मीर के वकील भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो अगर मैं राइट नाउ मौजूदा जो वहाँ पे सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, जो अभी मौजूदा दौर जो मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ रही हैं, वो आप ज़रा हमें बताइए। देखिए जी, जब मार्का हक हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बूढ़ा था जिसका खून बढ़ ना गया हो, क्योंकि हमें फिर एक यकजहती का सबूत पाकिस्तान की तरफ से मिला। और आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कश्मीरियों से पाकिस्तान के खिलाफ को बयान निकले, लेकिन हमारी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं जब पाकिस्तान की बात आती है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि सर अदब से झुक जाता है, तो हम नहीं बात कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हम पाकिस्तान को अपनी माँ के तौर पे देखते हैं। और इसी वजह से जब से मार्का हक हुआ मई 2025 के बाद से लेके अभी तक, आपने देखा होगा कि 2800 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। वहाँ पे अमवाज चल रही हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस हद तक के हिंदुस्तान के जो तरफ से उनके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये कहा कि हमने इतने अरसे में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान में एक दरार पैदा की थी और एक मार्का हक ने उस दीवार को ख़त्म कर दिया। ये तो वापस पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए। तो वो उनको फेलिंग नज़र आई अपनी कि हम फेल कर गए। और उसका जैसे कहते हैं ना कि एक कमज़ोर आदमी अपने घर वालों पे शायद आके जुल्म कर सकता है, बाहर तो उसकी किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही है। तो जब हिंदुस्तान ने मुंह की खाई पाकिस्तान के हाथों, तो उसके पास अपना एंगर वेंट आउट करने के लिए सिर्फ हम कश्मीरी बचे। और उन्होंने प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कश्मीरियों के ऊपर, आज भी इतने अरसे बाद भी कश्मीरियों के ऊपर मजालिम जो हैं वो किसी हद तक कम नहीं हुए या रुके नहीं। आपके घरों की डेमोलिशन हो जाए, आपके बागात के ऊपर कब्जा हो जाए, आपकी शहरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। कश्मीरी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाता है। मस्जिदों के ऊपर पाबंदी है। हर किस्म की मतलब आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान के खौफ की हद कहाँ ख़त्म होती है कि वो चेक पोस्ट पे स्कूल के बच्चों के फ़ोन्स के अंदर VPN चेक कर रहे हैं कि ये VPN लगा के कहीं पाकिस्तान की खबर तो नहीं देख लेंगे या किसी से बात तो नहीं कर लेंगे। उनके खौफ का आप आलम देखें। तो उस खौफ की ट्रांसलेशन हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो फिर हमारे ऊपर ज़्यादा कदगने, हमारे बहन भाइयों पे ज़्यादा कदगने, ज़्यादा मजालिम सारा कुछ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 78 साल से हमारी जो चमड़ी है वो बड़ी सख्त हो गई है। हमें ये बात पता है कि हमारी मौत शायद हमारी आवाम की निजात है। तो अगर हम इस सारे के थ्रू, जिसको हम कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन कहते हैं, हम हिंदुस्तान से भी कॉस्ट ले रहे हैं उस ऑक्यूपेशन का और हम खुद भी कॉस्ट पे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारे साथ इसी तरह खड़ा रहे, हम अगले 78 साल भी कॉस्ट पे करते रहेंगे और हिंदुस्तान की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो हमें इतने सालों में जो है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई है वो डटे हुए हैं। जो भारत की जानिब से जिस तरह से वहाँ पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अभी तक का जो सिलसिला है
वो थमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कश्मीरियों को नहीं तोड़ सके, उनके हौसले को वो कम नहीं कर सके। रोज़मर्रा ज़िंदगी के क्या चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपका जॉब इनसिक्योरिटी का है। मोदी ने जब 2019 में आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया तो कश्मीरियों को नया कश्मीर के नाम से ख्वाब बेचा गया था और उनसे कहा गया था कि जब ये आप जम हो जाएंगे तो उसके बाद डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म एंड ऑल ऑफ दैट विल कम इन। अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्रांसलेशन के तौर पे हमें ये नज़र आया कि 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स इशू किए गए हिंदुस्तानियों को डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से। उसके अलावा एक जिसको कहते हैं हाई इन्फ्लक्स ऑफ ड्रग्स कश्मीर के अंदर किया गया। मोर देन आई थिंक 80,000 यूजर्स वहाँ पे सॉरी I think more than 80,000 and the monthly cost of a single drug user is close to 80,000। मतलब नीडल से लेके हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स से लेके आपको हर किस्म का विक्टिम मिल रहा है ड्रग एब्यूज़ का कश्मीर के अंदर। और ये जानबूझ के सिस्टमेटिकली हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर पुश कर रहा है जी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे नौजवान जो हैं उनके दिमागों से आज़ादी की तहरीक निकालना बहुत मुश्किल है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो उसको ख़त्म करने के लिए दे हैव गिवन दिस एवेन्यू टू द यूथ ऑफ कश्मीर। ये तोहफा दिया मोदी ने कश्मीर के अवाम को, जो हमारे पाकिस्तानी भाई समझते हैं कि शायद वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे सिर्फ ड्रग यूज़ है। जॉबलेसनेस आप देख लें कि बजाय इसके कि जॉब मार्केट स्ट्रेंथन होती, कश्मीरियों को और मौके मिलते, कश्मीर के अंदर नौकरियां जो थीं वो बाहर से ला के लोगों को देनी शुरू कर दी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। और वो कश्मीरी जो अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए, चाहे वो शॉल सेलर्स हों या ड्राई फ्रूट के सेलर्स हों, जो हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में अगर जाके उसको बेचने की कोशिश करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको दहशतगर्द बुलाया जाता है, उनसे वही JSR का नारा लगाने की डिमांड की जाती है। तो मतलब एवरी सिंगल थिंग विच इंडिया प्रॉमिस्ड in the name of development to the people of Kashmir has not actualized in any sense। rather जो कश्मीरी, जो इंडिजिनस कश्मीरीज हैं कश्मीर के अंदर बसने वाले, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं, उनके लिए नकलो हरकत मुश्किल है। जो आपकी नेशनल इंटेलिजेंस उनकी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से एक कंप्लीट कट डाउन है किसी किस्म की ओपन कम्युनिकेशन पे, किसी किस्म की ओपन थॉट पे। आपके अखबारात, आपके न्यूज़ आउटलेट्स, हर किस्म की चीज़ को बंद कर दिया गया। सो इट इज़ वेरी हार्ड कि किसी किस्म की खबर कश्मीर से बाहर आए, और उसी के नतीजे में शायद एक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से कि शायद कश्मीरियों और कश्मीरी पाकिस्तान से जो हैं वो खुश नहीं हैं या इस तरह की चीज़ें। ये डिसइंफॉर्मेशन का एक कैंपेन कश्मीरियों के ख़िलाफ़ शुरू किया गया है। लेकिन ये बात एज अ कश्मीरी मैं समझती हूँ, एंड आई एम श्योर कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी समझते हैं कि जहाँ से इंफॉर्मेशन निकलना बहुत मुश्किल हो, वहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन के लिए जगह बड़ी अच्छी तरह से कल्टिवेट की जा सकती है, और कोई ख़बर ना आए तो झूठी खबर चला दो। तो वही हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ कर रहा है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है कश्मीरियों के लिए गुजारना। अच्छा, हम देखते हैं अगर हम लॉ की बात करें, उसमें जुल्म के, किसी पे जुल्म नहीं कर सकते, इस पे आर्टिकल मौजूद है। आप मनमानी से किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, उस पे आर्टिकल मौजूद है। नकलो हरकत की आज़ादी जो है उसका आर्टिकल है। मजहबी आज़ादी, यानी कि आपके पास तमाम तर लॉज जो हैं वो मौजूद हैं। और जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बिल भी पास हुए, इस तरह के आर्टिकल भी पास हुए, इसके बावजूद भारत टस से मस नहीं हो रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ फिर अक़वाम मुत्तहिदा की भी नाअहली है कि वो अपनी बात मनवाने से कासिर है? देखिए जी, अक़वाम मुत्तहिदा की नाअहली नहीं, नाअहलियाँ हैं बहुत सारी। मतलब एक तो ये नहीं बात मैं भी कह सही है, सकती, हाँ। क्योंकि केस एंड पॉइंट सबसे बड़ा हमारे आगे फ़लस्तीन का मसला है। ऐसे ही है। इंसानी तारीख़ में मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बर्बरियत किसी ने देखी होगी जो इजराइल ने फ़लस्तीनियों पे की। लेकिन उसके दौरान भी हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सिवाय एक साइलेंट स्पेक्टेटर के कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर सका। और मैं इसको ही एसोसिएट करना चाहूँगी कि आप देखें कि इस मामले के अंदर हिंदुस्तान ने हर दफ़ा
एब्सटेन करके किसी तरह से इज़राइल को ही सपोर्ट किया क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है। हमने इंडियन नेशनल्स के इंटरव्यू देखे जिसमें वो इज़राइल की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बुलाएं, हम फौजी के तौर पे वहाँ लड़ेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि टारगेट पे मुसलमान है। इतनी नफरत अंदर भर चुकी है। तो अक़वामी मुत्तहिदा जो है उसको ये बात समझनी पड़ेगी दैट दिस इज़ नॉट ओनली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। कश्मीर को अक़वामी मुत्तहिदा ने एज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ट्रीट किया हमेशा से, बिकॉज ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के नतीजे में ये मामला उभर के आया, तो दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड इट एज सच। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट हैविंग अ लॉट टू डू विद यू नो हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने मुख्तलिफ उसके ऊपर अपनी प्रेस रिलीजेस सब कुछ जारी वो करते रहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हैं। ये जो मार्का हक के बाद से भी कश्मीरियों के साथ हुआ है, इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। बट इसके अलावा आई हैव नॉट सीन अक़वामी मुत्तहिदा प्ले अ वाइटल रोल एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। एक तो हमारा हक है खुद इरादियत का कि हम चाहते हैं कि हमें चॉइस दी जाए कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। चॉइस सबको पता है, कश्मीरियों की चॉइस सबको पता है। जैसे जिन्ना साहब ने कहा था, कश्मीरी पाकिस्तान के लिए ब्लैंक चेक की तरह है, आप साइन करके दे दें, उस पर एक ही बात लिखी जाएगी कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इस चीज़ को इस तरह से भी डील करना पड़ेगा कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ साथ, जैसे आपने मेंशन किया, राइट टू लाइफ भी हमारा हक है, राइट ऑफ डिग्निटी भी हमारा हक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर और सिविल लिबर्टीज़ का जो राइट है वो भी हमारा हक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन हमें अक़वामी मुत्तहिदा या हमारे जो बाकी बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनकी तरफ से हमें नज़र नहीं आता। ना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमें सैंक्शंस नज़र आती हैं, ना एम्बार्गोज नज़र आते हैं, ना किसी किस्म की वार्निंग नज़र आती है। तो आई थिंक इट इज़ लाइक आई सेड, दे आर एक्टिंग एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर, और बाद में शायद ये माफ़ी मांग लेंगे कि जी हमसे नहीं हो सका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज अ कश्मीरी मेरी नज़र अक़वामी मुत्तहिदा की तरफ है कि उसकी तरफ से मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं पर्सनली अपनी बात करूँगी कि मेरी उम्मीदों का जो महवर है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला तो हमारे साथ इंसाफ करेगा अगर कोई ना करे। अलबत्ता अक़वामी मुत्तहिदा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अब किसी काम का मुझे नहीं नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ कश्मीरीज़ एंड द प्लाइट ऑफ कश्मीरीज़। हाँ, हम जैसे कुछ वकील, हम जैसे कुछ छोटे मोटे वकील लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये बड़ा अकीदा है कि अगर एक वकील पाकिस्तान बना सकता है तो एक वकील कश्मीर भी आज़ाद करा सकता है। तो लीगल साइड से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं। एक वकील केस का पूरा पासा पलट सकता है, तो हम कोशिश कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर भी एक कहीं कोई रूह होगी, कहीं कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई गिल्ट होगा, कुछ होगा जो किसी दिन उजागर हो जाए हमारे हक में। तो बाकी हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक वकील का जिक्र किया जो पाकिस्तान बना सकता है, यानी कि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपने जिक्र किया। उन्होंने नौजवान को कौम का मुस्तकबिल कहा था कि नौजवान जो है वो कौम का मुस्तकबिल है, और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, जो नौजवान हैं, उनके ऑब्वियसली अगर उनकी तालीम, उनकी हेल्थ पे हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो कौम का मुस्तकबिल हैं। अब किस तरह से जो यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको वहाँ के बच्चों की, वहाँ के नौजवानों के जो मसले हैं उनसे बाखबर रखा जाए ताकि मिलजुल कर इस मसले का जो है वो हल निकाल सकें हमारे नौजवान, जो कि इस वक्त 65% से ज़्यादा हमारे यूथ है पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूँ, इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस जवाब की तरफ आते हैं, क्योंकि नौजवानों की यहाँ पे बात हो रही है और मेजॉरिटी हमारे नौजवान हैं, तो वो किस तरह से अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस मसले कश्मीर को हल करने में। इस पर नाज़रीन बात करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, और इसी पे हम बात कर रहे हैं। नो डाउट कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीरी बहन भाई हमारा हिस्सा हैं, और हम कभी भी उनको तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और चलेंगे, और उनके हक़ के लिए ऑब्वियसली हम आवाज़ उठाए हुए हैं। सुंदर हमारे साथ है जिनसे हम डिस्कशन कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। सुंदर आपसे मैं बात कर रही थी कि कायद आज़म ने नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल करार दिया। अब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, इनको कश्मीर का जो मसला है, जो वहाँ के नौजवान जिस तरह
से मुश्किल में है, या जिस तरह से माएँ अपने बच्चों को कुर्बान कर रही हैं, कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, जिस तरह से वहाँ हमारी जो बहनें हैं उनके जो जिस तरह से उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, चादर चारदीवारी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये सारी सिचुएशन हमारे यहाँ नौजवानों को इससे बाखबर रखना कितना ज़रूरी है, ताकि वो उस मसले को जानते होंगे तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सोच रहा होता है, तो वो इस मसले का हल निकालने में काफ़ी हद तक मुफीद साबित हो सकता है। तो किस तरह से अपने बच्चों को, नौजवानों को इस मसले से हम आगाह रख सकें? देखिए, आजकल तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ये हमारे लिए एक बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच द यूथ ऑफ पाकिस्तान नीड टू रियलाइज, वो वही चीज़ है जो उनके दादा परदादा ने एज अ यूथ ऑफ ऑल इंडिया रियलाइज की थी, कि हमारी जो बका है या हमारी जो सर्वाइवल है वो इन बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ प्राउड मुस्लिम, ये हमारी सर्वाइवल है। वी नीड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जब हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को, उससे पहले एक बड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था नौजवानों के अंदर हिंदुस्तान को लेके। हालांकि मैं इसको अक्सर, ये जो एक मिथ है, इसको ब्रेक डाउन करती रहती हूँ कि हिंदुस्तान बामुकाबला अगर पाकिस्तान आप उसको हर चीज़ पे काउंट करना शुरू करो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम्स आउट विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ्स। इकॉनमी हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ लोगों को आटे पे सब्सिडी नहीं दे रहे। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के पास खाने को है, वहाँ पे तो लाइन में लग के 8 करोड़ लोग खाना खाते हैं। एक नौकरी में 16 सीटें लग जाएं तो 1000 बंदा वहाँ पे नौकरी का इंटरव्यू देने पहुँच जाता है। सबसे ज़्यादा जो हम नकल मकानी जिसको कहते हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी करते हैं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके देख लें, आप यूरोप में देख लें, इंडिया जो है, इंडियंस ने ट्रम्प को तंग कर दिया कि वो जहाज़ों में बिठा बिठा उनको वापस भेज रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये जो रोमांटिसिज्म है, सबसे पहले तो हमारी नौजवान नस्ल को ये समझना पड़ेगा दैट देयर इज़ नो सच रोमांटिसिज्म इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि व्हेन इट कम्स टू द कश्मीर इशू स्पेसिफिकली, the most liberal kind of Indian is like a Zionist Israeli। वो हमसे नफरत करते हैं, ठीक है, इतनी करें या इतनी करें, वो हमसे नफरत करते हैं। ऐसे ही है, और ये फैक्ट है, with a few exceptions of maybe Arundhati Roy or Rana Ayub, but otherwise every single Indian considers the Kashmiris as टेररिस्ट एंड जिसको हम कहते हैं ट्रेटर्स, हम डिट्रैक्टर्स हैं, हम डिफेक्टर्स हैं। तो ये चीज़ भी पाकिस्तानियों को समझनी पड़ेगी। नंबर 3, हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूरी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी भी कश्मीरी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से, चाहे वो मकबूजा कश्मीर से, देयर इज़ अ बर्डन ऑफ वॉर विच वी आर कैरिंग ऑन आवर शोल्डर्स। this burden of uncertainty जो कि हम कश्मीरी जिससे रोज़ डील करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मेरा मैसेज है कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं। मैं एक स्टेट सब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट का मतलब ही गुलाम होता है, ठीक है। तो मेरी जो एक पर्सपेक्टिव है वो आपके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मेरी बात शायद आपको कड़वी लग सके, मेरा गिला शायद आपको बुरा लगे, लेकिन उस गिले को समझें कि हम अपना समझ के आपके साथ, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान मेरे लिए माँ की तरह है। वो मुझे नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हें 9 महीने रख के हक अदा कर दिया, नहीं, मैं उसके बाद उससे खाना भी मांगूंगी, फिर मैं ख्याल भी मांगूंगी, और मैं उससे तस्करा करती रहूंगी। तो पाकिस्तान हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए माँ की तरह। अगर हम गिला भी करते हैं तो हमारा गिला के पीछे एक इमोशनल कनेक्शन होता है और एक उम्मीद होती है कि शायद ये गिला सुना जाएगा। हम लाडले हैं पाकिस्तान के। तो हमारे बारे में ये सारी चीज़ें समझना हमारी यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी हिस्ट्री को समझना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हम पाकिस्तान के बहन भाई नहीं समझते हम अपने आप को, हम अपने आप को पाकिस्तान के जिस्म का हिस्सा समझते हैं। तो जिस्म का जो हिस्सा होता है वो आपसे अलग नहीं होता, वो आपसे मुख्तलिफ नहीं होता, बस उसको केयर की ज़रूरत होती है अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है। और हमें देखें, इतनी बड़ी बीमारी मोदी की शक्ल में लगी हुई है कि हम तो आपकी तरफ ही देखते हैं कि हमारी कीमोथेरेपी करने के लिए पाकिस्तान ही आएगा, ऐसा कैंसर हमें अल्लाह ने दिया है। लेकिन हमारे बारे में समझना, हमारे बारे में पढ़ना, हमारे बारे में हर चीज़ को एक एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक व्यू पॉइंट से देखना। और आखिर में यही कहूँगी कि हर पाकिस्तानी का विदाउट अ डाउट मैं समझती हूँ कि दिल कश्मीरियों के साथ है, अपने जहनों को भी कश्मीरियों के साथ करें। As lawyers, as people dealing with political science, as people dealing with international relations, जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे पढ़े हैं, आप पेपर्स लिखें कश्मीर के ऊपर। एकेडमिया को आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। तो इट इज़ नॉट अ वॉर विच हैज़ टेकन अ स्टेलमेट, इट इज़ एन ऑन गोइंग वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। एंड आई थिंक every Pakistani member of the the youth sector, ये सब हमारे सोल्जर्स हैं। मैं वकील होके कह रही हूँ कि तमाम पाकिस्तान के नौजवान मेरे वकील हैं। क्या बात। और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह सबसे बड़ा वकील है, तो ये एक बहुत बड़ा टाइटल है किसी का वकील होना, किसी की वकालत करना, किसी की प्लाइट को जाके लोगों के आगे पेश करना। तो हमारे जितने नौजवान, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो मुख्तलिफ इलाकों में बसते हैं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मुख्तलिफ है, एवरीवन शुड स्पीक अबाउट कश्मीर एटलीस्ट वंस अ डे। एटलीस्ट आज का दिन ही जो है आप अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक में आवाज़ उठा ले, कोई पोस्ट कर ले, कोई वीडियो बना ले, इवन घर में, जैसे आपने पहले भी कहा कि बैठ के अपने बच्चों के साथ डिस्कशन कर ले कि कश्मीर के साथ क्या क्या हुआ, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। अच्छा, एक तो जब से पाकिस्तान पर आपने कहा कि हम तो पहले से पाकिस्तानी हैं और नो डाउट आप हैं, अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो ये मसला तकसीम हिंद से लेके अब तक हल नहीं हो सका। आज मैं अभी सुबह प्रोग्राम से पहले न्यूज़ में भी सुन रही थी कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है, उनके क़यादत में भी इस मसले को काफ़ी हाईलाइट किया गया अक़वाम मुत्तहिदा में, और इस पर काफ़ी आवाज़ भी उठा रहे हैं। और ये जो आपने बीच में बयान भी किया कि जो ये जंग हुई उसमें भी, उसके बाद भी काफ़ी भारत को एक झटका लगा और कश्मीरियों को एक होप मिली। आप क्या समझती हैं कि इतने 78 सालों से हम इस मसले में पड़े हुए हैं, ये जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी जो है वो रोज़ाना की बेस पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे कोविड की अगर मैं बात करूँ, 2 साल हम लॉकडाउन में थे, तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, यानी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ तो हमारे कश्मीरी बहन भाई 78 सालों से जो है वो एक ऐसी जेल में है जहाँ से निकल नहीं सकते। वहाँ पे उनकी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो तकरीबन डिस्टर्ब है। उनको ये नहीं पता, या माओ को ये नहीं पता मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है, वो वापस ज़िंदा आएगा या नहीं आएगा। बहन को ये नहीं पता कि उसका भाई वापस आएगा या नहीं आएगा। इस मसले को हल कैसे करेंगे, या ये कैसे हल होगा? देखिए जी, मैंने पहले भी ये बात कही ना, आसिम मुनीर साहब ने, मैं अभी रिसेंटली उनकी एक स्निपेट मैंने सुनी और मुझे एक बात याद आई कि मैंने बैठे हुए एक दफ़ा एक प्रोग्राम तकरीब थी जिसमें कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक कश्मीर के हमारे सियासतदान थे जिन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा था कि इट इज़ known that it was said because it was said to one of my family members. My great grandfather was the one who it was said to कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। लेकिन उस दिन आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की बात सुन के मैंने सोचा कि why does it matter if जिन्ना साहब said it or not? When the field marshal reiterates it, एक मजमे में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और रहेगी, एंड वी विल नॉट अबैंडन द पीपल ऑफ कश्मीर, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर इन देयर हीरोइक स्ट्रगल। तो एज अ वकील मैं लफ्ज़ों को बड़ा कैच करती हूँ। तो वो अल्फाज जो थे वो इतने ग्राउंडेड और इतने सॉलिड थे कि किसी को अगर शक था भी किसी पॉइंट पे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है कि नहीं, तो वो बात खत्म हो गई, वो केस खत्म हो गया। और इसी तरह मुझे लगता है कि अगर हर पाकिस्तानी ये बात समझ ले कि कश्मीरी तकमीले पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम ये बात सबको शायद अभी तक समझाने में कासिर रहे, समझाने से कासिर है। जब तक किसी मुल्क का भी एक खित्ता दुश्मन मुल्क के कब्जे में है, क्या वो मुल्क कंसिडर हो सकता है कि वो सॉवरन है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है,
और वो इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में है। तो क्या पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन अपने आप को अपनी इसी समझ सकता बात है? को समअप जी। करते हुए पैगाम भी ऐड कर जी। दे। तो हमने सबने पहले ये समझना है कि कश्मीर पाकिस्तान की सिर्फ शार नहीं, हम हिस्सा हैं पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे है। और नंबर 2, हमने ये बात पैगाम के साथ मैं इस बात को जी। ख़त्म करूँगी कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ आपको लगता है, जैसे आपने भी कहा कि ये मसला हल नहीं हो रहा। क्या ये बात है कि ये मसला हल होगा भी नहीं? कब अल्लाह ताला हमारी ये जो प्लाइट है या ये जो हमारी एक मकबूजा होने की जो कैफियत है, कब अल्लाह ताला को इस पे तरस आ जाए और कब वो रहम हम पे कर दे और कब हमें आज़ादी की तरफ ले जाए, हमें नहीं पता। और कब अल्लाह किसी एक बंदे के एक्शन से खुश हो जाए और वो कहे इसने मेहनत की। हम सैयद अली गिलानी साहब दे चुके, हम मुसरत आलम भट्ट साहब दे चुके, हम आसिया अंद्राबी साहब दे चुके, हम शबीर शाह साहब दे चुके, हम यासीन मलिक साहब देख चुके। हो सकता है कि कोई एक ऐसा फरिश्ता निकल आए, पाकिस्तान से निकल आए, जो हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लेके आए। तो हम तो उम्मीद में बैठें कि एक दिन हमारा वतन जो है उसमें हमारे लोग आएंगे इंशाल्लाह, और सितम शुआर से हमको छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुंदर साहिबा, आपके वक्त का। नाज़रीन, अगर हम कायद आज़म की बात करें तो उन्होंने हमें इत्तेहाद, इंसाफ और पुरअमन जदोजहद का जो है वो रास्ता दिखाया था। और आज ये जो यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं, ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी वक़ार की बात करें, हक़ और उम्मीद के पैगाम की बात करें तो वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। और आज के दिन आप लोग हमारे कश्मीर बहन भाइयों के लिए दुआ भी कीजिए कि वो जिस तरह से ये भारत की जो बरबरीत है, जो जुल्म जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर और वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ जाए। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, टॉपिक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको मरी की सैर करवा लेते हैं। मरी का जो मौसम है वो आपको दिखा लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने तो देखा है लेकिन आपको हमने दिखाना है कि मरी में सियाहों का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो जोक दरजोक वहाँ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मरी बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाज़र जो है वो पेश कर रहा है। तो आइए इस पर ज़रा मोन्टाज है वो देख लेते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। लोग ऑब्वियसली मरी का रुख कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रही हैं, क्योंकि खूबसूरती बहुत ज़्यादा हुई हुई है और जो स्नोफॉल बर्फ़बारी है उसको देखने का फिर अपने मज़ा होता है। और लोग चाहते हैं कि जो भी छुट्टियाँ हुई हैं जल्दी से हम वहाँ पे जाएँ, वेकेशन वहाँ पे एंजॉय करें, लेकिन एहतियात आप लोगों ने ज़रूर करनी है। टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। अगला जो हमारा टॉपिक है, हम पोलियो मुहिम पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पोलियो की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। तो अपने बच्चों को बर वक्त हिफाज़ती टीके लगवाना और पोलियो के कतरे या वैक्सीनेशन जो है वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज इस सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि पोलियो मुहिम एक तो क्यों ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस पे हम बात करेंगे, और बच्चों और वालिदैन जो है किस हद तक उनकी आगाही के लिए जो है वो काम हो रहा है। क्योंकि अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर पोलियो की टीम जाती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन या कतरे नहीं पिलवाते हैं। तो इस पे बात करेंगे और इस बीमारी का ख़ात्मा जो है वो कितना ज़रूरी, क्योंकि अभी भी हम पोलियो फ्री मुल्क नहीं बन सके, जस्ट बिकॉज जब भी मैंने आपको रीज़न बताया कि अभी भी हमारे जब ये टीमें जाती हैं तो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है उसमें कमी की वजह से। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, आबदा उमर साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा इस वक्त पोलियो मुहिम का जो एक सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है, और हम एक अगर मैं जैसे अभी इंट्रो में भी बात करी थी कि हम पोलियो फ्री अभी तक नहीं हो सके जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आप इस को कैसे देखती हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस ये जो पोलियो जैसी बीमारी है, और अगर पोलियो मुहिम की बात करें तो ये अवेयरनेस कहाँ तक पहुँची है? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच आपके अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। पोलियो मुहिम का आगाज़ 2 फरवरी से शुरू हुआ, तो हम तकरीबन मिड में मौजूद हैं। अगर हम गुज़िश्ता मुहिमात के साथ इसका जायज़ा लें तो इस दफ़ा हमारी मुहिम बहुत कामयाबी के साथ मिड लेवल पे पहुंच चुकी है। और जहाँ तक आपने अवेयरनेस की बात की है तो ये हमारी कंटिन्यूस स्ट्रगल है जो हम कम्युनिटीज़ और वालिदैन के साथ हमारी चल रही होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सिंध के अंदर 95% से ज़ायद जो है वो एक्सेप्टेंस हम्म मौजूद है और हो रही होती है। एक हम्म थोड़ा नंबर है जो हर दफ़ा हमसे बच्चों का मिस हो जाता है, जिसमें से बच्चे या तो घर पे मौजूद नहीं होते या फिर वो इनकारी कराने होते हैं। हम्म सो उसके लिए हम मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए वालिदैन को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दफ़ा हम पुरुम्मीद हैं कि हमारे पास जो कैंपेन के रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर आएंगे। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पोलियो एनआईडी मुहिम की जब हम बात करते हैं तो ये उसको इतना अहम क्यों बनाता है? देखिए कि जो पोलियो की मुहिमात होती है उसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम्म आप इसको नेशनल या एनआईडी के हवाले से बात करते हैं तो जी एक वक्त में मुल्क में जब कैंपेन की जाती है तो उसका हम्म बहुत फायदा होता है। सारे मुल्क में एक वक्त में कैंपेन के अंदर बहुत सारे बच्चे कवर करना आसान हो जाता है। हम्म कम चांसेस होते हैं कि हमसे कम मिस हो सके बच्चे। हम्म सो जब नेशनल एनआईडी की जाती है तो पूरे मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा जाए एक ही वक्त में। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि पोलियो मुहिम जब होती है, बार बार टीमें आती हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, तो इस पे वालिदैन जो है वो भी ज़रा उनमें भी तशवीश पाई जाती है, वो भी थोड़ा फिक्रमंद हो जाते हैं। तो कौमी सतह पर इस खदशे का जो अजाला है वो कैसे किया जा रहा है? अब देखिए इस पे वालिदैन को भी समझने की ज़रूरत है, और हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर हम्म मुहिम में बच्चे को कतरा पिलाना, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जो शील्ड है उसको मज़ीद मज़बूत करने के हवाले से। एग्जैक्टली। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने वन टाइम अगर आपका बच्चा हो गया और आपने हम्म ट्रीट कर दिया तो ठीक है। इट्स अ प्रिवेंशन वैक्सीन। हम्म सो इसके लिए हम बार-बार मुहिम में एनकरेज करते हैं पेरेंट्स को, और इसमें अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके अगर ग्राउंड पे लोकल जो काउंसलर्स हैं, नुमाइंदगान हैं, वो सब इसमें एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं ताकि अपनी-अपनी हम्म सतह पर उनको अवेयर किया जा सके ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम्म सो अगेन हम बार-बार आप जैसे प्लेटफ़ॉर्म से भी रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स को और कम्युनिटीज़ को कि जब भी हम्म मुहिम का आगाज़ हो और वर्कर्स आपके दरवाज़े पर आएँ तो बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलाएँ, क्योंकि ये बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सही। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्राम अवामी एतमाद और गलत मालूमात यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? अगर हम सिंध के तनाज़ुर में देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन एक हर जगह पे एक जैसी नहीं है। लाइक हम्म कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मज़हबी पर्सपेक्टिव से हैं कि हलाल हराम के हवाले से है। जी सो उस हवाले से हमारे पास जो नोन रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके फ़तवा मौजूद हैं, और हमारी जो कम्युनिटी के अंदर मोबिलाइज़ेशन टीम्स हैं उनके साथ एंगेज होती हैं कम्युनिटी के ऊपर ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर किए जा सकें। हम्म फिर कुछ जो रेजिस्टेंस हमें आ रही होती है वो लोगों की जो वैक्सीन और वैक्सीनेटर के ऊपर एतमाद के हवाले से है। उसके लिए हम डॉक्टर्स की एंगेजमेंट को इंश्योर करा रहे होते हैं। हम्म देन फिर जो लोकल नोन जो ट्रस्टेड हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स मौजूद होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो मकामी लीडर्स हैं, हम्म उनको एंगेज हम कर रहे हैं। फिर एक हम्म बड़ा नंबर हम देखें तो हमारे पास ऐसे इनकारी घरानों का आ रहा है या रेजिस्टेंस का आ रहा है जो कि वैक्सीन की सर्विस को दूसरी जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके साथ जोड़ रहे होते हैं कि जी आप हमारे पानी का मसला हल करें या आप हमारी गली का मसला हल करें तो हम वैक्सीन पिला रहे होंगे। सो उसके लिए फिर हम जो लोकल लीडरशिप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एंगेज करके उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सही। ये डिफरेंट तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और मिसकंसेप्शन से तो इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है बच्चे हम्म की सेहत के लिए, इसके ऊपर हम एक्टिवली डिफरेंट तरीकों से एंगेज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस मुहिम में इस मुहिम की कामयाबी के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके रोल को आप कैसे देख रही हैं? उनका किरदार कितना अहम है? देखिए जो वर्कर्स हैं वो हमारे इस पोलियो प्रोग्राम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम्म सो हर मुहिम की अगर हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बेहतर से बेहतर तरबियत या ट्रेनिंग्स के ज़रिए से हम उनको स्किल्ड कर सकें फुली, कि वो ग्राउंड पे उतरे तो फुली स्किल्ड हों। हम्म एक चीज़ साथ-साथ हम उनकी मोटिवेशन के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। हम्म उनको इनकरेज करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको एप्रिशिएट किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ताकि वो ज़्यादा मोराल के साथ जाएँ। उसके हम्म साथ-साथ फिर हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी हम कैंपेन के अंदर उनको डिप्लॉय किया जाता है तो फिर पुलिस जो अफ़सरान है या जो ख़वातीन मौजूद होती हैं उनको ग्राउंड में उनके साथ भेजा जाता है ताकि किसी हम्म किस्म का सिक्योरिटी का इशू ना हो सके। हम्म फिर उसके साथ-साथ फिर हमने एक जो सपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया पिछले कुछ कैंपेन से वर्कर्स के लिए, वो है 1166 एक हेल्पलाइन है। अगर वर्कर को किसी किस्म का काम से के हवाले से कोई मुश्किल आती है या उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई मसला ग्राउंड में उसको पेश आता है हम्म तो उसको वो चैनलाइज़ कर सके। ओह, दैट्स इसके रियली साथ जो ग्रेट। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम कर रहे हैं, वो हम कम्युनिटीज़ और पेरेंट्स को अर्ज कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ये वर्कर्स हम ही में से हैं, हमारी घरों से हैं, हम हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां जब आपके दरवाजे पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट
सर्विस आपको देने आती है, तो प्लीज आप हम्म। वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ इनको डील करें, अपने दरवाजे खोलें और अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। सो यस। डिफरेंट एक्टिविटीज की जा रही हैं ताकि इनको फुली सपोर्ट किया जा सके, फुली हम्म। इंकरेज किया जा सके और वैक्सीन को यकीनी बनाया जा सके। सही। अच्छा आदिल साहब, इन जो पोलियो मुहिम के दौरान इसको शफाफियत इसकी के लिए या इसके म्यार को जो है वो बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं या किस किस तरह इसको मॉनिटर किया जाता है? देखिए लाइक अदर प्रोग्राम्स, इस पोलियो प्रोग्राम के भी अंदर मल्टीपल हम्म। लेयर्स हैं निगरानी और जायजा लेने के लिए। हम्म। हमारे पास इंटरनल सिस्टम्स मौजूद हैं, हमारे पास फिर एक्सटर्नली हम इंगेज करते हैं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को लगाते हैं ताकि वो जी। निगरानी कर सके कि क्या आपने जो प्लान किया वो एक्चुअली हम उस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हैं या नहीं है। फिर हमारे हम्म। पास बड़ा ही इफेक्टिव और एफिशिएंट किस्म का डाटा बेस मौजूद होता है जिसके जरिए से हम डेली और अलमा बला ट्रैक भी कर रहे होते हैं कि क्या हमारी हम्म। प्रोग्रेस चल रही है। हम्म। देन जो एक मिस चिल्ड्रन का हमारे पास नंबर आता है कि जो बच्चे रह जाते हैं हमारी कैंपेन के अंदर, डेली उसको ट्रैक करने के लिए और उनको फॉलो अप करने के लिए एक बड़ा सफिशिएंट किस्म का हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद है। हम्म। और हम उसको ट्रैक ट्रेस करके ताकि उन तक पहुंच सके और वैक्सीनेट कर सके, ये मौजूद होता है। हम्म। सो डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए से हम इंश्योर करा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी हमें लग रहा है कि कमी बेशी रह रही है, वहाँ पे कोताही है, उसको बेहतर करने के लिए एफिशिएंट सिस्टम मौजूद है और अकाउंटेबिलिटी की जाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान के जो पोलियो के खिलाफ कोशिशें हैं ये आलमी सेहत के निज़ाम से कैसे जुड़ी हुई हैं? बज़ाहिर तो इस वक्त ये लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है, लेकिन ये रिस्क सारे दुनिया के लिए है। उसकी वजह ये है कि जहाँ कहीं पे भी एक वायरस मौजूद है, वो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है। सो हम्म। अगर हम पाकिस्तान से इसको इरेडिकेट करते हैं तो ये सिर्फ कामयाबी पाकिस्तान की नहीं होगी बल्कि आलमी होगी। और हम्म। यही वजह है कि हम आलमी इदारों जो कि सेहत पे भी काम कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी ममालिक के साथ काम कर रहे हैं ताकि जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जल्द से जल्द जो है वो मुमकिन हो सके खात्मा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कर जाते हैं तो ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की कामयाबी होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन या कतरे पिलाने से कतराते हैं, हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, उनको आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत एक सादा और पैगाम हमारा हमेशा रहा है, वो वही जो प्रोग्राम टीम्स देती है, मेरा भी है कि ये हम्म। इंतहाई मुअस्सर वैक्सीन है और आपके बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको बगैर किसी लागत के आपके घर के दरवाजे पे पिलाई जा रही है। तो प्लीज़ हमसे हम्म। ताउन कीजिए, प्रोग्राम से ताउन कीजिए और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ। हम्म। अच्छा, आज भी हम देख रहे हैं कि हम कहीं भी हमारे जब टीम जाती है पोलियो के कतरे पिलाने वाली जब लोग जाते हैं तो ये जो हिचकिचाहट की मैंने बात की, इवन पढ़े लिखे अगर कोई लोग हैं, क्योंकि देहातों में भी माशाल्लाह से अब लिटरेसी रेट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, अभी भी वो हिचकिचाते हैं। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ऐसा प्रोपेगेंडा देखने को मिल जाता है कि वो उसकी जद में आ जाते हैं। तो इस हवाले से उनकी ग्रूमिंग कैसे की जाए, उनको किस तरह से अवेयर किया जाए? इस पे मैं ये समझती हूँ कि आप जैसे साथी मीडिया के इदारों का हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म। जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जरिए पहुंचाई जा सकती है। हम डिफरेंट हम्म। चैनल्स को यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया, वी हैव द मैस मीडिया, टीवी, प्रिंट, हम सभी चैनल्स को कर रहे हैं। देन फिर जी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो उसको फुली ग्राउंड के ऊपर इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम्म। अगेन आप जैसे प्लेटफॉर्म उसमें फुली हमें हेल्प करें कि जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं और जो नैरेटिव है उसको फैलाने में मदद दें, और वालिदैन से भी कहेंगे कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज पे हम्म। रिलाई कीजिए और वहाँ से इंफॉर्मेशन दीजिए बजाय इसके कि आप जो इस अच्छा, तरह की अगर अफवाहें फैला अगर रहे हैं। जो एक डेट्स या टाइम्स या एक वीक रखा जाता है पोलियो मुहिम जिसमें चलाई जाती है, अगर उसमें बच्चे की वैक्सीनेशन या ये पोलियो के कतरे मिस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या कोई आसपास कोई ऐसे हेल्थ सेक्टर्स या कोई ऐसे जो है आपके वहाँ पे यूनिट्स मौजूद होते हैं कि वहाँ जाके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाए या वैक्सीनेशन करवाई जाए? जी बिल्कुल, और अगर मुहिम के दौरान कोई बच्चा मिस हो जाता है या कोई हम्म। इलाका मिस हो जाता है तो हमने इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि हेल्पलाइन है 1166। अगर आपका बच्चा रह जाए तो वालिदैन से गुजारिश होगी कि वो हम इस हम्म। नंबर पे कॉल करें, हमें बताएं कि उनका बच्चा या उस इलाके में अगर टीम नहीं आई तो हमें इन्फॉर्म कर सके। ये तो बहुत ही क्विक वे है। इसके अच्छा। साथ साथ फिर हम जब हमारी अच्छा, मुहिम ये कंप्लीट जो आपने होती है। नंबर बताया है किस नंबर पे रब्ता करें, ये मखसूस सिंध के लिए है?
नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए है, सिंध के लिए अच्छा, पूरे बिलखुसूस इस्तेमाल पाकिस्तान होगा। के लिए ये है। पाकिस्तान के लिए 116 के ऊपर आप अपने हम्म। कॉल करेंगे और आप नंबर बताएंगे कि लोकेशन बताएं कि इस सही एरिया है। में टीम ने मिस कर दिया, नहीं पहुंच सकी किसी भी वजह से, या आपका बच्चा रह गया, उस वक्त आप घर पे मौजूद नहीं थे, तो हमें इत्तला करें। ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा? उम्मीद है आपको? बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें बिल्कुल पूरे अज़्म है, हमारे साथ सारे स्टेक होल्डर्स का ताउन हासिल है और वालिदैन भी हमें बहुत ताउन फ्राहम कर रहे हैं। बट अगेन जो नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश होगी कि अगर वो हमारा साथ दे जाएं तो ये नामुमकिन नहीं है, ये बहुत थोड़ी दूरी इंशाल्लाह। पर है आप इंशाल्लाह। हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस एक ही पैगाम है कि अगर हम मुकम्मल तौर पे इस मुल्क को पुरवकार देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी बात आती है पोलियो जी। वायरस किन ममालिक में मौजूद है, तो पाकिस्तान हम्म। हाईलाइट हो जाता है, और सिर्फ हम 2 ममालिक उस लिस्ट में मौजूद है। हम्म। सो हमारी ये वकार के लिए भी बात है। तो हम्म। ये ना सिर्फ वालिदैन के लिए एक जिम्मेदारी का है, बल्कि एक मुबे वतन शहरी होने का भी है। तो बिल्कुल। मेरी तो यही आपके प्लेटफॉर्म से अपील होगी कि एक जिम्मेदार वालिदैन होने के साथ साथ प्लीज मुबे वतन शहरी होने का भी सबूत दीजिए, जी। और मुहिम के अंदर अपने बच्चे को मिस होने से बचाइए और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, ताकि मुल्क वक़ार को भी बहाल कर सके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच आबदा साहिबा, आपके वक्त का। नाज़रीन, पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम है ये सिर्फ हिफाजती टीकों तक महदूद नहीं है, बल्कि देखें ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने हर बच्चे को महफूज करना है, उसको एक सेहतमंद मुस्तकबिल देना है। और जैसे पोलियो मुहिम को जब हम देखते हैं तो एक टैगलाइन भी चलती है ना कि फ़ैसला आज करना है। अगर कल बच्चे को चलना है तो ऑब्वियसली ये फ़ैसला आपने आज करना है। अगर आप अपने बच्चे को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, उसकी महफूज उसके लाइफ को बनाना चाहते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर इस पे सोचिएगा। ख़ासकर वो पेरेंट्स जब पोलियो की टीमें आती हैं तो वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं कि हमने तो कतरे नहीं पिलवाने या पहले से पी चुका है, तो इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद आपको एक नन्हे टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वो ब्रेक के बाद साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है जी? एक प्यारे से बच्चे से हमने आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपको कुछ फल फ्रूट दिखा लेते हैं। आप ज़रा फलों को देखें। जो लोग फल नहीं खाते, ज़रा वो फलों को देख के उनका दिल चाहेगा। देखिए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गंगापुर से फलों की बेहतरीन पैदावार हमें जो है वो देखने में मिली है, और इस पर एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं जी। जड़ावाड़ा के नवाही इलाका गंगापुर में वाक़या तकरीबन 50 एकड़ पर मुश्तमिल बाग की फसल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो गई है। बाग में मौजूद फल आला मियार और बेहतरीन जायके के हामिल हैं, जिसके बायस मकामी काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बाग के मालकान के मुताबिक इस साल मौसम साजगार रहने की वजह से पैदावार न सिर्फ ज्यादा हुई, बल्कि फल का साइज और क्वालिटी भी गुज़श्ता बरसों से बेहतर है। फसल की तैयारी के बाद मजदूरों ने तुड़ाई का अमल शुरू कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से ताजरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मकामी जिमींदारों का कहना है ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ 1 ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਟੇ ਕਿੰਨੂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆਮ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਆ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। बहुत मिठे आ, बहुत खूबसूरत आ। इस बाग से इलाके के दर्जनों अफराद को रोजगार के मौके मुयसर आए हैं, जबकि मंडी में बेहतर नर्ख मिलने की तवक्को भी की जा रही है। अहले इलाका ने उम्मीद जाहिर की है कि इस कामयाब फसल से गंगापुर की जरी पहचान मजबूत होगी। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखा आपने कीनू के बागात, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत फसल हुई है, और उसको देख के तो हमारा भी दिल चाहे, मुंह में पानी आ गया। टीम कह रही थी कि हम जाके अभी ले आते हैं कीनू, लेके मैंने कहा नहीं अभी आप रहने दें, हम प्रोग्राम के बाद ये जो है ऑरेंज पार्टी करेंगे। और वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे ये ऑरेंज पार्टी चल भी रही हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, तो होने भी चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे ये त्यौहार होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करें तो अच्छा है। ज़िंदगी में ज़रा रौनक आती है, कुछ डिफरेंट इसमें हम देखने को मिलता है या हम इंजॉय करते हैं। वेल, आते हैं अपने टैलेंट की तरफ, नए स्टार की तरफ, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। अच्छा, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, बच्चे सबके माशाल्लाह टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड हमें देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्यों? एक तो देखिए, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे हर बच्चे को टैलेंटेड बनाया है, हर बच्चे में कुदरती सलाहियतें होती हैं। कुछ
टाइम से पहले उनको पहचान लेते हैं, उनको ज़्यादा ग्रूम कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं। पेरेंट्स का इसमें बहुत अहम रोल होता है। कुछ ये कि बच्चे वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों को पहचानने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो सामने आने लगता है, तो दैन उस पर काम शुरू होता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है कि वो बच्चे को पहचान जाए कि मेरा बच्चा ज़रा माशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने कुछ ज़्यादा सलाहियतें रखी है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, या उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा सोचता है, प्रोडक्टिव वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे अगर पेरेंट्स अपने जॉब और फ़ोन से निकलेंगे तो वो बच्चे पे फोकस कर सकते हैं, और महान होते हैं भाई वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे फोकस करते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं और फिर अपने बच्चे को उस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं जो उसमें टैलेंट है। अगर कुछ एक्स्ट्रा वो कुछ यूनिक करना चाहता है तो ऐसे ही एक बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो माशाल्लाह से है तो बड़ा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, लेकिन टैलेंट के लिहाज से देखा जाए तो आईटी की दुनिया में ना एक नया ही नाम वो बना रहे हैं, नया ही मकाम उन्होंने हासिल किया हुआ है। तो ज़रा उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं जागीर अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम जागीर, कैसे हो आप? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, आज लगता है स्कूल से छुट्टी की है। हाँ, जी आज स्कूल से छुट्टी थी। अच्छा, छुट्टी थी कि नहीं थी? ये तो हम है जागीर, देखो हमें छुट्टी नहीं है, हम यहाँ पे आज भी ऑफिस आए हुए। तुम अच्छे हो कि छुट्टी करके बैठे हुए और साथ में बाबा को भी बिठाया हुआ है कि आपने भी ऑफिस नहीं जाना, ऐसे ही है? ऊपर स्कूल है, ये ऑफिस है। अच्छा, ये ऑफिस ही है। ओके जागीर, मुझे बताओ आप कितने साल के हो, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 9 साल। 9 साल। और 9 साल में आपने क्या क्या कारनामे सर अंजाम देना शुरू कर दिए, ज़रा हमें बताएं ना। मैंने जी। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, एसईओ सीखा है और वेब डेवलपमेंट सीखी है। इतना कुछ कैसे कर लेते हो, कैसे कर रहे हो, इतना दिमाग कैसे चल रहा है? अगर इंसान कुछ भी करने पे है तो कर सकता है, बस माइंडसेट की बात होती है। हाँ, और ये सारा कुछ जो आप सीख रहे हो ये खुद से इंटरेस्ट है या साथ में बाबा हेल्प कर रहे हैं? इंटरेस्ट है इसमें, शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा, शुरू से इंटरेस्ट है, वेरी गुड। तो ये आईटी से हटके या वेब डेवलपमेंट से हटके कुछ करने का नहीं सोचा हुआ, कुछ के और कुछ डिफरेंट करूँ, किसी और फील्ड में जाऊँ? ये सोचा हुआ मैंने तो। क्या सोचा हुआ, ज़रा बताओ ना, मेरे साथ शेयर करो। मैंने अपना बिजनेस करने का भी सोचा है मैंने। हाँ, बिजनेस क्या करोगे, तो किस मैं चीज़ का बिजनेस सोच करोगे? मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा, स्नैक्स का। ओह वाओ, उसमें मैनेजर मुझे रख लेना। ठीक है। ठीक है। अब्बा जो है ना आपको साथ साथ बता रहे हैं कि हाँ ये आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वेबसाइट्स या वेब डेवलपमेंट की बात करें तो ये कैसे बनाई जाती है और इसको आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आपने सीखा होगा ना, या फिर ये भी खुद से एक्सपेरिमेंट करते करते सीख गए? नहीं खुद से एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं सीखा, इस तरह हो नहीं सकता। हाँ। असल में जब हम बनाते हैं ना, इसके लिए यूज होती है 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम्म। ठीक है। और उनका नेम है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम्म। ठीक है? और जो HTML होता है उसके अंदर हमारी एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम उसको सूखा सूखा ही छोड़ देते हैं। अच्छा। CSS में हम स्टाइल करते हैं। हाँ। ठीक है। उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं, उसको कलर करते हैं, उसकी साइड लाइन्स लेके आते हैं, अपना डायरेक्शन वो पे सब कुछ CSS में आता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर उस सब चीज का रूट आता है। हम्म। रूट से मुराद कि अगर मैं एक बटन को क्लिक करूँ तो वो वाला फैन ऑन हो जाए, तो उसके जो बीच में रूट होगा वो हाँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। हाँ भाई, अब तो बड़े माशाल्लाह से तेज दिमाग निकले हो। मेरे से तो ये चीज़ें मेरे सर से तो ऊपर से गुजर गई हैं, कैसे इनको करना है, कैसे सीखना है, और आप बिल्कुल माशाल्लाह से इसमें एक्सपर्ट हो गए हुए हो। तो ये जितने भी आप एक्टिविटीज़ या काम कर रहे हो, इससे कोई कमाई शमाई भी कर रहे हो, कोई पैसे वैसे कमा रहे हो? नहीं, इसको ऐसा भी बिजनेस लेकर नहीं चला, अच्छा। मगर लोकली ऑर्डर्स है ना, तो उनको वैसे मैं पूरा कर देता हूँ जो जानने वाले आते हैं, मगर उनसे पैसा नहीं लेते क्योंकि क्यों अभी नहीं इसको लेते ऐसा हो भाई? देखो आपका हुनर है, टैलेंट है आपका माशाल्लाह से, तो पैसे क्यों नहीं लेते हो? लेने चाहिए। अब देखें कि अगर मैं कहूँ कि अपने अपने मुल्क को डिजिटलाइज करना हाँ। है, तो मैं डिजिटलाइज को एज अ बिजनेस बना लूँ, ये तो फिर बात ठीक नहीं। नहीं तो देखो ना, अगर आप इतना कुछ माशाल्लाह से कर रहे हो, जो जो चीज़ें आईटी के साथ और ये वेब डेवलपमेंट और ये वेबसाइट्स बनाना, इसको बिजनेस बनाओ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आर्ट, बहुत बड़ा टैलेंट है।
वो तो आपको बच्चा समझ के कहेंगे अच्छा बच्चा है इससे काम करवा लेते, वो अपना काम निकलवा लेंगे और आपको आपसे आपका फ़ायदा उठा लेंगे। ये भी ठीक। हाँ ठीक है यार, बच्चा ना मेरे मशवरे पे आपने ज़रूर सोचना है। अब्बा नहीं कहते कि भाई ऐसे किसी की मदद नहीं करनी, पैसे मांगने हैं कि इतने पैसे लगेंगे फिर मैं काम करके दूंगा। नहीं, वही तो कहते हैं कि करो। वो कहते हैं फ्री में कर दो। तो इस चीज़ के जो जो आप लोगों का काम करते हो ना, अब्बा को कहा करो कि आप पैसे दे, मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल के दे। अब आपने इनसे पूछना है। अब मुझे अब मैं इनसे पूछूं। अच्छा ये बताओ कि सारा टाइम कंप्यूटर के साथ ही लगे रहते हो ना, लगे रहते हो ये आईटी वेब्स और इन चीज़ों में, या पढ़ाई पे भी फोकस है या कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ गेम वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हो? नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज भी होती है मेरी। जैसा जिस क्या? तरह से सुबह भी रखता हूँ, तो स्कूल का आगे होमवर्क भी करता हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ, अच्छा। आईटी कॉलेज। फिर जब वहां से वापसी आता हूँ, हाँ मैं थोड़ी देर करते हुए सो जाता हूँ। और फिर सैटरडे संडे को फिर मेरा स्पोर्ट्स डे होता है, उस दिन मैं फिर खेलता हूँ ज्यादातर। हाँ, खेल कौन सा पसंद है ज़्यादा शौक से, कौन सा खेल खेलते हो? अगर ऑनलाइन गेम्स की बात की जाए तो रोब्लॉक्स अच्छी लगती है, या स्पोर्ट्स गेम की बात की जाए तो फुटबॉल और क्रिकेट अच्छी अब मुझे लगती ये है। बताएं, ये ऑनलाइन कौन सी गेम कौन सी खेल होती है? वो तो उल्टा आपके जो है ना वो आपको बीमार करती है, जहनी तौर पे आपके आईसाइट वीक करती है। ये कौन सी खेल हुई? खेल तो मुझे वैसे भी तो एक पसंद होती है। नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन कोई गेम होती है भला? वो तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, उससे तो कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही होती। आपने ही पूछा कि अब आप अपनी फेवरेट गेम का मैंने कहा कोई फेवरेट। फिजिकल एक्टिविटी जिसमें भागते दौड़ते हो आप, कहीं ना कहीं उछल कूद करते हो, वो वाली गेम मैंने पूछी। फोन वाली गेम मैं बिल्कुल गेम नहीं समझती। मैंने फिजिकल गेम्स भी बताई है। फिजिकल गेम भी बताई हैं। बड़े होके क्या बनोगे यार, बिजनेस के अलावा और क्या क्या करोगे? आपको जो सा मंजूर है तो फिर मैंने दोनों बता दी है। हाँ। अल्टरनेट। अच्छा चले, आपने दोनों मुझे बता दी। मुझे बताओ बड़े होके क्या बनोगे, बिजनेस के अलावा और क्या क्या करने का सोचा हुआ, या अब्बा अम्मा क्या कहते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा होके ये बनेगा, इस फील्ड में जाएगा, कोई इस तरह की अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं? मेरे जो शौक है वो स्पोर्ट्स में है, आईटी में है, बिजनेस में, और भी काफी सारी चीजों में है। मगर जो बड़े होकर मेरा प्रोफेशन है हाँ। वो एज अ बिजनेस मैन बनना है। अच्छा, बिजनेसमैन ही बनना है? नहीं, वो होता है ना, अम्मा अब्बा कह रहे होते हैं हमारा पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, फौजी बनेगा। कोई इस तरह तो आपको नहीं सुनने को मिलता कि अब्बा कहते हो कि हमारा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा? सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। मगर लॉन्ग टर्म में सही कामयाब नहीं हो पाते। अब देखे, मेरा शौक था आईटी में भी, आईटी की फील्ड में मेरा शौक था। अच्छा। मेरा जो शौक था अब उसके अंदर आप में कामयाबी अब आपके सामने है। यानी ओ, कि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उस हाँ, चीज में हमेशा कामयाब होता है। क्या बात है जागीर, आप तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। बड़े होके क्या क्या करोगे, मैं तो अभी से हैरान हो रही हूँ। अब मुझे बताओ, जो आपके क्लास फेलो हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपसे डिमांड करते हैं कि भाई हमें भी कुछ सिखा दो, तुम इतना कुछ सीख गए हो, इतना काम कर रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो हमें भी साथ साथ गाइड करो? हाँ, नहीं, सही में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं स्कूल के बच्चे के, भाई हमें भी सिखा दिया करो, हमें भी सिखा दिया करो। मैं हाँ। तो उनको कहता हूँ सीख लिया करो, बेशक ऑनलाइन सीखो, आगे सीख लो। हाँ। मगर फिर कहते हैं आज मैं नहीं सीख सकता, आज मैं ये गया हूँ, या हाँ। अभी मम्मा ने इजाजत नहीं दी, ये अ- इस तरह कहती है। यानी कि स्कूल में कह देते हैं, अंदर सीखते हैं, हाँ, बाद में नहीं सीखते। फिर बाद में बहाने करते हैं ना। बहाने करते तो ये हैं। बच्चे इतने बहाने क्यों करते हैं? ये इतने बहाने कहाँ से ढूंढ लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? अब ये नहीं मुझे पता। आप भी तो बच्चे हो ना, आपको पता होना चाहिए। बच्चों के अपने भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, अगर वो बता देंगे तो अपने मम्मा पापा से क्या। ओ, तो ये बहानों के सीक्रेट्स हैं आपके, आप मुझे बताना नहीं चाहते? हाँ, बता दो यार, एक दो बता दो ताकि मुझे भी कहीं ना कहीं काम आ जाए, मैं भी उनको यूटिलाइज कर लूँ। बच्चों का सीक्रेट तो जाहिर हो जाएगा बड़ों को। और चलो शो के नहीं, बाद बता देना मुझे, और यार ना बताओ, शो के बाद बता देना, ठीक है? मम्मा पापा के पास बैठे हैं। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाने पीने का कुछ शौकीन हो, फास्ट फूड या कुछ फरमाइशी घर में? शौकीन हूँ मैं। क्या पसंद है ज़्यादा? मुझे हाँ। मुझे फास्ट फूड
मुझे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है हाँ। या चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है? और फास्ट फूड और क्या पसंद है? चाइनीज़ फूड। चाइनीज। चाइनीज क्यों पसंद है भाई? पता नहीं, बस बस पसंद है मुझे, बस पसंद है, यानी टेस्ट पसंद है उसका। पसंद है। हाँ पसंद है तो फास्ट फूड ना खाया करो ना। फास्ट फूड खाओगे मोटे हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा, वो तो अच्छा नहीं होता। तो खा ही सकते हैं। हेल्दी खाया करो, घर का देसी खाना खाया करो, ताकि वो जल्दी तो जल्दी रोज बड़े हो जाओ। खाते हैं। हम्म। वो तो रोज खाते हैं। रोज खाते हैं। अच्छा ये वेजिटेबल्स पसंद है? क्योंकि अक्सर हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को जो सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती। वेजिटेबल्स तो मुझे पसंद है। हाँ, सब्जी में फेवरेट कौन सी है? पोटैटो। पोटैटो। वो सबकी पसंदीदा है। इसके अलावा और क्या मैं पसंद है? इसके अलावा और क्या? इसके हाँ, इसके अलावा कुछ और भी होगा ना जो आपको पसंद हो सब्जियों में। बस हम्म। पोटैटो बस पोटैटो ही पसंद नहीं, है। हाँ, और मुझे पीस भी पसंद है। और क्या पसंद है? पीस मटर। मटर। आई लव मटर। आज मैं सोच रही हूँ कि घर जाके आलू मटर के चावल बना लिए जाए। ठीक हो गया। आप भी बनाना। आप मुझे टैग करना, मैं आपको टैग करूँगी। कि क्या आज हमने आलू मटर के चावल बनाए हैं, वो भी जागीर अली अकबर की फरमाइश पे, क्योंकि उनको पसंद थे। मुझे बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या टास्क है लाइफ में, या अभी कुछ ऐसे गोल सेट किए हुए हों जिस पे काम करने का सोच रहे हो कि अब मैंने नेक्स्ट जो मेरा स्टेप या टारगेट है वो ये चीज़ है, कुछ ऐसा सोचा हुआ है? नेक्स्ट स्टेप तो अभी मैंने फिलहाल ये रखा है हम्म। कि मुल्क को डिजिटलाइज करना है। हम्म। ठीक है, क्योंकि करप्शन जो है वो काफी ज्यादा हो गई है, तो इस हम्म। वजह से मुल्क मैनुअल होने की वजह से काफी ज्यादा करप्शन हो रही है। जब हम्म। तक डिजिटल नहीं होगा, हर चीज डिजिटलाइज नहीं होगी, तब तक करप्शन खुद ही खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा सर, ज़रा आप मुझे बताइए, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह से बड़ा टैलेंटेड आपका बच्चा है। ये आपको कब महसूस हुआ कि जागीर तो बड़ा टैलेंटेड है और जिस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है उसी पे ज़रा इसको फोकस करवाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बच्चे तो जाहिर बात है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि उनकी क्या सोच है या वो क्या करना चाहते हम्म। हैं। मैं यहाँ पे हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अपने बच्चों पर अपने आदाब और हुक्म जो है उन पर नाफिज करने की मत उस पर करें, हम्म। क्योंकि ये आपके दौर के नहीं, हम्म। ये अगले दौर के लिए पैदा किए गए। ऐसे ही है। तो मसला ये है कि जो पेरेंट्स मोस्टली जो होते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशात बताते हैं हम्म। जो दूसरों में देख लेते हैं, अपने मतलब इलाके में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। हम्म। जी, वो डॉक्टर बन गया है तो वो देखें उन्होंने गाड़ी बना ली है, बंगला बना लिया है, ये कर लिया है। ठीक है हम्म। जी। और असल में यही जो हिरस होती है, वो ही इंसान को जो है ना अपने बच्चों पे वो मसाइल कर देती है। उनको एग्जैक्टली। तो अडॉप्ट करने की कोशिश आप करती जो है। है, आप जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से? क्योंकि माशाल्लाह आपका बच्चा जिस तरह से हम देख रहे हैं टैलेंटेड है, आपने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको मज़ीद इंकरेज करते हैं। तो इसी तरह आप जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और करना भी चाहिए। हम्म। पैगाम तो पेरेंट्स की ड्यूटीज में शामिल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अब जो आपके बच्चे हीरे हैं, उनको तराशें, हम्म। उनको कुछ समझें हम्म। कि वो करना क्या चाहते हैं। हम्म। तो इससे आपको जो है, इससे ही आप समझ पाएंगे कि अल्लाह वो करना क्या चाहते हैं बिल्कुल। बेसिकली। थैंक यू सो मच सर आपका, जागीर अली अकबर, थैंक यू वेरी मच आपका भी। नाज़रीन, यकीनन पेरेंट्स को भी यहाँ सोचना समझना चाहिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है, किस में उसका इंटरेस्ट है। देखें, अगर पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो और फिर और कौन उनको समझेगा? या वालिदैन मोस्टली अपने
मर्ज़ी उन पे थोपना शुरू कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशात जो वो खुद नहीं बने हुए होते वो अपने बच्चों को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बच्चा न यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है। तो अपने बच्चों के टैलेंट को, सलाहियत को समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली फिर आपका बच्चा एक तो आपके साथ कनेक्ट रहेगा, वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, और दूसरा वो कामयाब भी होगा। ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगली डोज दे लेते हैं ज़रा। दवाई वाली डोज बिल्कुल नहीं, स्टोरी वाली डोज जो हम कोशिश करते हैं आपके साथ डिफरेंट स्टोरीज शेयर करें ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। अच्छा कैसे कि जब आप कुछ डिफरेंट सुनते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जब आप सुनते हैं तो आप पूरा दिन उस पर सोचते रहते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं वैसा करने की कोशिश करते हैं या वैसी चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है नाज़रीन, वो है एक लॉटरी टिकट्स की। कुछ लोगों को शौक़ होता है लॉटरी टिकट्स ख़रीदने का, लेकिन यहाँ ख़रीदी नहीं गई, यहाँ पे तोहफे में दी गई है। बिल्कुल एक दोस्त ने लॉटरी टिकट जो है वो एक खातून को खातून दोस्त उसको गिफ्ट की, और फिर उस लॉटरी टिकट्स ने उस खातून की जिसको गिफ्ट मिला था उसकी किस्मत ही बदल गई। कितने अच्छे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं कि अपने दोस्तों को लॉटरी टिकट्स तोहफे में दे रहे हैं और बाद में फिर उसकी लॉटरी लग जाती है और उसकी किस्मत जो है वो बदल जाती है। यहाँ पे जो मेरे टीम मेंबर है वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐसे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। वेल आपको बताते हैं कि ये स्टोरी है कहाँ की। ये अमेरिका की नाज़रीन स्टोरी है, और अमेरिका में इस तरह के डिफरेंट जो अजीबोगरीब वाक़यात हैं वो आए दिन होते रहते हैं। और हमारी स्टोरीज़ में ज़्यादा जो है वो आपने सुना होगा अमेरिका का ही जिक्र होता है कि वहाँ पे अजीबोगरीब हैपनिंग्स हो रही हैं। तो ये अमेरिका का नाज़रीन वाक़या कि सालगिरह का मौका था, ये उसके बर्थडे थी और उसके मौके पर दोस्त की जानिब से तोहफे में दी गई जो लॉटरी टिकट्स हैं उसने खातून की किस्मत ही बदल दी। और किस्मत कैसे बदली कि इस लॉटरी से उसकी हज़ारों डॉलर की लॉटरी निकलती है, बिल्कुल हज़ारों डॉलर्स की। नाज़रीन जब आपको हज़ारों डॉलर्स मिल जाए तो ऑब्वियसली आपकी किस्मत बदल जाती है। वेंडी के मुताबिक इसकी सहेली ने सालगिरह के मौके पर उन्हें एक जो है वो टिकट्स दी और इसको स्क्रैच ऑफ टिकट्स यानी कि बुके दिया। ओके, और बुके में ये बुके एक तोहफ़ा था डिफरेंट टिकट्स का। और जब उन्होंने घर पहुंचकर उन टिकट्स को स्क्रैच किया तो उनमें से एक टिकट से वो $20,000 का इनाम जीत गई। आप सही सुन रहे हैं, $20,000। अगर आप इसको ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, हिसाब कर लें कि पाकिस्तानी वो कितने रुपीस बनते हैं। और इस वाक़े को एक यानी कि ड्रामा जो है वो बनाने की बात ये थी, यानी कि इंटरेस्टिंग बनाने की बात ये कि जिस टिकट से इनाम निकला वो सबसे आखिरी टिकट था, यानी कि वो सबको स्क्रैच करती गई जितने भी वो एक बुके बना हुआ था। और लास्ट टिकट जो था जिसको स्क्रैच किया, जब खातून ने इस गैर मुतवक्की खुशी का शुक्रिया अदा करते हुए उस सालगिरह का जो यादगार तरीन तोहफ़ा था वो उसको करार दिया कि ये मेरी बर्थडे का सबसे इंटरेस्टिंग और यादगार रहने वाला तोहफ़ा है। और ऐसे तोहफ़े मिलते रहने चाहिए नाज़रीन, और ऐसे तोहफ़े आप अपने दोस्तों को दिया करें। ये देखें अब पूरा साल वो इसको याद रखेगी, ये सिर्फ साल नहीं बल्कि हमेशा, जब तक उसको कोई इससे बड़ा तोहफ़ा नहीं मिलेगा उसकी बर्थडे पे, ये तोहफ़ा उसको याद रहेगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स ऑब्वियसली होती रहनी चाहिए। देखिए दोस्त ही दोस्त की ज़िंदगी बदलता है, अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। वेल यहाँ इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि तोहफ़े तारीफ़ जो है वो देते रहने चाहिए। अब उससे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी को खुशी मिल सकती है, वो फिर उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी के कोई खुशी का मौका है, सालगिरह है, किसी की एनिवर्सरी है, या वैसे ही आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाए। भले ही एक फ्लावर ले जाएं, लेकिन लेकर ज़रूर जाएं, खाली हाथ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। वेल अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिस पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम अपने घर को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन घर तो वैसे ही बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें बड़े खूबसूरत से रिश्ते रह रहे होते हैं, लेकिन उसको मज़ीद खूबसूरत किया जाता है, उसको डेकोर किया जाता है, उसके इंटीरियर को खूबसूरत बनाया जाता है। अब किस तरह से हम उस इंटीरियर को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने घर को सजा सकते हैं। अगर आप नया एक घर बना रहे हैं, आपने नई कंस्ट्रक्शन की है या नया घर आपने तामीर किया है, तो उसको आपने किस तरह से डेकोरेट करना है, किस तरह से सजाना है, वहाँ पे जो लाइट्स हैं, फर्नीचर हैं या ओवरऑल डेकोरेशन है, उसका ख्याल आपने किस तरह से रखना है, ये तो ऑब्वियसली आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर बता सकता है। और नॉर्मली आजकल हम देखते हैं कि हर मार्केट में कहीं ना कहीं हमें
एक शॉप वाला कहेगा कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, जबकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें ये प्रॉपर एक डिग्री है, एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसको समझना होता है। ऐसे ही हर कोई जो है वो 2-4 डिज़ाइनिंग कर लेने वाला अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर कहेगा तो वो नहीं हो सकता, इवन वो आपके पैसों को ज़ाया ज़रूर करेगा। तो इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, इसी पे जान लेते हैं। हिना महबूब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिना बताइएगा सबसे पहले तो, घर एक नया हमने तामीर किया है, अब हमने उसको सजाना है, डेकोर करना है, तो क्या उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर की मदद लेना ही ज़रूरी है या ख़ुद से भी हम उसको डेकोर कर सकते हैं? Hi, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जैसे एक बात की है, आजकल हर बंदा इंटीरियर डिज़ाइनर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन, इसकी पूरी प्रॉपर हमारी वर्किंग होती है और नया घर बनाने के लिए इवन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। लोगों को समझ तब जाके आती है जब वो अपना पैसा ज़ाया कर लेते हैं और देन वो हमसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप हमें बताएं अब हम इस चीज़ को ठीक कैसे करें। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ और जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। ओके, इसमें ये डिपेंड करता है कि लोग करवाना कैसा चाह रहे हैं हमसे काम, कि हमसे आइदर वो किस बजट में करवाना चाह रहे हैं, किस में नहीं करवाना चाह रहे, तो हम उसके मुताबिक सारा ना प्लान करते हैं। और इन प्रॉपर डिग्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइक मेरी आर्ट एंड डिज़ाइन की डिग्री है तो उसमें ये सब कुछ कवर, तो हम चीज़ को देखते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि जी बस हमने इंटीरियर डिज़ाइन बना लिया, वेंडर बैठे होते हैं वो आजकल डिक्लेयर कर रहे हैं डिज़ाइनर है, और एंड ऑफ द टाइम वो एंड अप करते हैं वेस्टेज ऑफ मनी और बहुत चीज़ों का नुकसान होता है लोगों का, तब उन्हें समझ आती है। सो हिना, अपना घर सजाते वक्त, अपने घर को डेकोर करते वक्त, अगर हमने नया घर बनाया है या अगर पहले बना हुआ है उसको हम दोबारा से रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो किन बातों को आप समझती हैं कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए राइट नाउ, जो एक ट्रेंड चल रहा है या एक जो अभी जो टाइम है, उन चीज़ों को, उस ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक ख्याल जो रखना होता है वो होता है कि हमें क्लाइंट को देखना होता है, क्लाइंट किस बजट में वर्किंग करवाना चाह रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बजट है और क्लाइंट क्या चाहता है, क्योंकि रहना हमने नहीं रहना है। तो एक वर्ड है, कहते हैं क्लाइंट इज ऑलवेज राइट फॉर अस। यस, हमने उनके क्लाइंट को देखना होता है, क्लाइंट के माइंड को पढ़ना होता है, उनसे क्वेश्चनेयर्स व्हाट यू वांट, आपको किस तरह की आपकी कलर स्कीम आपकी होनी चाहिए, आपको क्या किस तरह का आपको मोड चाहिए, आपको लाइट वेटेड घर चाहिए, आपको हैवी इंस्टॉलेशन चाहिए घर पे, डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट पैटर्न, जैसे आजकल मिनिमलिस्ट, मॉडर्न स्टाइल, क्लासिकल, ट्रेडिशनल भी चल रहे हैं, प्लस इसके स्टाइल चल रहा है, फिर प्लस हमारा जो है मॉडर्न स्टाइल भी चल रहा है। अब चल रही हैं जिनको हम लोग क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, उस पर पूरी प्लानिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर और डिजाइन्स बनाते हैं। और सबसे बड़ा अगेन, बजट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम बजट नजर नहीं रखते तो इसमें क्लाइंट भी क्रैश कर जाता है और हम भी फिर क्रैश में आते हैं, इसमें हमारे ऊपर फॉल्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि एक क्लाइंट ने एक बजट दिया है कि आपने इस बजट के अंदर जो है वो मेरा घर डेकोर करना है, लेकिन वो आउट ऑफ बजट होने लग गया हो, तो इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ, ऐसा होता है और ये क्लाइंट की वजह से ही होता है, क्योंकि हम उनको कहते हैं आपने सिलेक्शन, हम बात से हम क्लाइंट से ही नॉर्मली हम क्लाइंट से करवाते हैं, क्योंकि अगेन मैं एक चीज कहूंगी, वहाँ रहना उसने, हमने नहीं रहना। हम एक अच्छा माहौल उनको बना के दे सकते हैं। बाकी जो है उसमें क्लाइंट का ओवर बजट भी चला जाता है घर, और बजट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाता है। हम उनको पहले बताते हैं आपने ये चीज करनी है तो इसके ये पैसे हैं, इतना करना है तो इतने हैं, तो वो सारा डिजाइन में हम लोग पहले से ही डिस्कस उनसे कर लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कोई चीज नहीं होती। अच्छा, जो प्लानिंग के बगैर, इसी से अगली चीज़ पे ज़रा गाइड कर दीजिए कि जो प्लानिंग के बगैर या मुशावरत के बगैर जो घर सजाने की आमतौर पर लोग कोशिश करते हैं डेकोर करने की या डिज़ाइन करने की, उसमें अमूमन किस किस्म की वो गलतियां कर देते हैं? जिनके जो प्लानिंग के बगैर और इंटीरियर डिजाइनर के बगैर करते हैं, वो अपना पैसा सबसे पहले ज़ाया करते हैं। एंड कोई थीम नहीं होती है, कोई उसमें आपको एक एस्थेटिक्स नहीं नजर आ रहे होते, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि आप उसको देख के वाव इफेक्ट क्रिएट हो, और एंड पे क्लाइंट ही पछता रहे होते हैं। ऐसा
हम कहते हैं आप डिजाइन बना के दे देते हैं, लेकिन जब वो वेंडर से खुद काम करवाते हैं तो वो एक उसका ऐसे नॉर्मली एक कार्टून वर्जन निकल आता है उसका जो है सही है। इसको हाँ प्लानिंग इम्पोर्टेंट। और अगेन वही वाली बात है कि इंटीरियर डिजाइन जब हम करते हैं हम प्रॉपर 3Ds बनाते हैं, उसकी हमारी वर्किंग होती है, ड्राफ्टिंग, डिजाइन, एवरीथिंग, कलर्स होती है। मैं बेसिकली थीमेटिक काम करती हूँ, दो मैं आर्टिस्ट, तो मैं एक आर्ट को लेके साथ साथ चलती हूँ ग्रेट कि कुक भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, और एज टाइम वो रहने की जगह लगनी चाहिए, ना कि वो एक शो ऑफ मेंशन बन जाए उनका। आजकल ज्यादा प्लेन वॉल्स, बहुत ज्यादा प्लेन वॉल्स में भी जा रहे हैं, और डिकोर के थ्रू भी हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। ओके नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें ही लगाएंगे आपकी चीज अच्छी लगेगी। आप मिनिमम बजट के साथ, मिनिमम डिकोर के साथ भी आप घर को एक अच्छी लुक दे सकते हैं। बस वो एक थी कि आपने उसको डिकोर कैसे करना है, कलर्स की रखनी है आपने, और आपने स्पेस को कैसे मैनेजमेंट करना है। अच्छा, लाइट्स इफेक्ट भी तो बड़ा आजकल मैटर कर रहा है ना, क्योंकि डिफरेंट लाइट्स आई हुई हैं और हमें नहीं पता चलता कि हमने कहाँ कौन सी लाइट जो है वो एडजस्ट करनी है। बहुत मैटर करता है। देखिए घरों के लिए जब हम जाते हैं तो हम डिम लाइट्स एंड हम वार्म लाइट्स यूज करते हैं, वाइट लाइट्स भी यूज करते हैं, सनलाइट लाइट होती हैं। जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो मोस्टली डे लाइट यूज होती हैं, वार्म बहुत कम होती हैं। मींस लाइक इवन मैं तो ये भी क्रिएट करती हूँ कि रात का एक एनवायरनमेंट जब क्रिएट करना हो तो उसको डिम एनवायरनमेंट में भी लोगों को हम देते हैं बना के। डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कई लोग बहुत लाइट्स पसंद करते हैं घर पे, और कई लोग बहुत लाइटिंग घर पे पसंद करते हैं, तो उसके मुताबिक हम प्लान करते हैं उनकी। अच्छा, अगर पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे घर में ज़्यादा लाइटिंग पसंद है, या शायद इस वजह से कि ये स्टूडियो की शार्प लाइट्स देख देख के अब वो डिम लाइट्स जो है ना वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ये है कि मेरे घर सारी डिम लाइटिंग होती है। आई डोंट लाइक लाउड लाइटिंग। डिम लाइट्स भी उसका एक इम्पैक्ट होता है। आप उसको ना एक आप स्पॉटलाइट टाइप इफेक्ट आता है आपके घर पे, और बहुत कोजी फीलिंग, एंड हर मौसम के लिहाज से भी वो अच्छा है। बट अगेन वो डिपेंड करता है। अब ऑफिस में हमें रोशनी रखनी होती है, घरों पे एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। वो क्लाइंट पे होता है कि उन्होंने क्या लाइट ऑन करनी है क्या नहीं होती। इसमें हम हर तरह के ऑप्शन देते हैं। लाइट वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउस कि डे लाइट भी आनी चाहिए उसमें। जब डे लाइट होती है तो वो एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए। जब रात होती है किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। तो हर तरह की ऑप्शन हम देते हैं कि इवन तब पे हम। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइएगा। अब नॉर्मली हर एक के पास ह्यूज बजट नहीं होता, या अगर होता भी है तो कुछ लोग बड़े कंजूस टाइप होते हैं, वो ज़्यादा बजट जो है वो नहीं स्पेंड करना चाहते। तो कम बजट में नए घर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? उसमें आप किस तरह से फिर अपना डिज़ाइनिंग दिमाग है वो लड़ाते हैं? अच्छा, कम बजट में ये होता है कि देखिए मटेरियल्स बहुत मैटर करते हैं। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हम लोग जो हैं हमें मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेंसिव लगाएं, तो हम एक्सपेंसिव करते हैं। देन वी कन्वर्ट इनटू शिफ्ट इनटू लाइक लिटिल चीपर मटेरियल, लेकिन उसको तरीके से लगाना होता है। ये नहीं है उसको बस हमने लगा दिया, ठाठा करके हर जगह कर दिया। एंड इवन विदाउट आप मटेरियल्स के भी बात से ऐसा नहीं होता। डिकोर के थ्रू भी आप घर को खूबसूरत कर सकते हैं, जिसमें कर्टन्स आ जाते हैं, आप अच्छे तरीके से उनको मैनेज करें। फिर आप कुशनिंग से कर सकते हैं। अपने सोफा सेट आप इस तरह के एंगेज करें जो कि बहुत ज्यादा वो लाउड एंड शार्प नहीं हो। एक थी फिर हम जिसमें रग्स आ जाते हैं, आपके लैंप्स आ जाते हैं, कलर स्कीम आ जाती है, फिर उसके अलावा आपके डिफरेंट थ्रोज आ जाते हैं। बेड है तो बेडरूम को हम लोग बेडरूम एंड बेड कवरिंग के साथ और कर्टन्स के साथ भी डेकोरेशन पीसेस, इस तरह से कम बजट में लोगों का काम हो जाता है। और जहाँ हमने एक्सपेंसिव मटेरियल लेना है वहाँ हम थोड़ा सा चीपर मटेरियल लेके उनके घर को अच्छा कर देते हैं। अगेन आपने बात की थी स्टार्टिंग में जो रेस्टोरेशन या फिर आपने रेनोवेट करना है घर, रेनोवेशन को बजट हमेशा मांगती है। नया घर इजी, रेनोवेशन इज वेरी टफ, क्योंकि उसमें उसको देखना होता है पुरानी चीजें क्या आ रही हैं, पुरानी चीजों को हमने किस तरह मैनेज करना है। और अभी ये काम कर भी रही हूँ कि रेनोवेशन कर रहे हैं, तो वो रेनोवेशन में डेली नई चेंजेस आ रही होती हैं, तो यहाँ पे बजट। अच्छा, यानी अगर रेनोवेट करें, रेनोवेशन में बजट ज़्यादा जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि नॉर्मली अब हमने देखा है कि जो हमारे घरों की एंट्रेंस है, लोग उस पर भी बड़ा अब काम कर रहे हैं, उसको भी बड़ा एक यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल किस तरह का ट्रेंड है घर के एंट्रेंस को बनाने का? जो
देखिए आजकल जो है ना लार्ज बहुत बड़े बड़े दरवाजे लोग बनवा रहे हैं घरों की एंट्रेंस पे। एंट्रेंस तो होती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। जी और उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो आजकल लोग ज्यादा जो ट्रेंड चला हुआ है वो मतलब ह्यूज वॉल, जो सीलिंग है हाइटेड होती है वो, ठीक है, उसमें डिजाइनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। एंट्रेंस पे भी हर चीज होती है, मार्बलिंग टाइलिंग जो भी होता है, डिफरेंट हम जी मटेरियल्स हैं। लेकिन अगेन वो बहुत बड़े घरों पे चले जाते हैं, जो एक तो उसको नॉर्मल के हिसाब से हमें देखना होता है, प्लानिंग करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है मैं आपको बता दूं इंटीरियर में, दैट इज स्पेस मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट हमारे डिजाइन में अगर खराब हो जाए तो कुछ भी कर ले घर अच्छा नहीं लगेगा। हमने स्पेस को मैनेज करना होता है। हाँ अगर मरले का है, 5 मरले का है, वो भी डिजाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। अच्छा ओके डिजाइन हमें हाँ स्पेस क्योंकि मैनेज नॉर्मली लोग नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, माइंडसेट लोगों का बना हुआ है कि जो जिसमें अच्छी खासी स्पेस होगी, जो बड़ा घर होगा वही डिज़ाइन हो सकता है, 4-5 मरले का तो डिज़ाइन नहीं हो सकता। नहीं है। बाहर के मुल्कों में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, यस आप लाइक इवन ट्रक्स में भी घर बन जाते हैं वहां पे। हाँ अब वो भी देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने मैनेज किए हुए होते हैं। छुट्टी से मैनेज करना होता है, हमने स्पेस मैनेजमेंट करनी होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक उसको हम फर्ज करें, हमें इवन मुझे तो कोई 10 बाय 10 का कमरा भी मिल जाए मैं उसको मैनेज कर दूंगी, ओह दैट्स क्योंकि ग्रेट। मैनेज करना है, फर्नीचर उसके मुताबिक रखना है, अपने हाँ स्पेस की करने की होनी चाहिए, कितनी नहीं। ये होता है जब लोग खुद से काम करते हैं ना, इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। अपार्टमेंट्स कैन गो लाइक विद गुड डिजाइन, उसमें भी आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, घरों में भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। हाँ आजकल थोड़ा सा जो है डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पैटर्न्स चल रहे हैं। लाइक इफ यू आप लाहौर की तरफ जाएं तो बहुत कमर्शियल घर बनाते हैं वो लोग, बहुत तरफ जाते हैं। यहाँ बड़ी डिसेंट से और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इस्लामाबाद पिंडी की तरफ थोड़ा सा डिफरेंट। हम जब फिर आगे और जगहों पे चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के घर लोग हमारे यहाँ पे बेसिकली हाँ बहुत वाला कॉन्सेप्ट है। लाइक लाइट्स भी बड़ी हों, दीवारें भी लाइटें भी हों। तो मैं थोड़ा सा उससे जो है ना डिसएग्री कर रही होती हूँ हाँ चीजों से। मैं कहती हूँ क्लाइंट को देखना है कि वो क्या ये चीज पसंद करेगा, उसने रहना है उस पे। एग्जैक्टली कि निकल जाएंगे कहीं को, कल उसके मुंह को आ रही होती हैं वास्तव में चीजें जो, और आप उस घर में मैक्सिमम थोड़ा स्टे कर सकते हैं। हाँ एंड ऑफ द टाइम होनी शुरू हो जाती है। घर को में घर लगना चाहिए, ना कि वो एक शोकेस बने। अच्छा एक 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 आप घर को अगर एक पूरे घर को आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या उसमें हर कमरे के लिए डिफरेंट डिज़ाइन आप रेकमेंड करते हैं? जी हम लोग डिफरेंट थीम करते हैं। मैं तो डिफरेंट थीम करती हूँ। लाइक मेरा मोस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको पीछे भी नजर आ रहा होगा। आई लाइक व्हाइट एंड गोल्ड्स अ लॉट। या व्हाइट एंड व्हाइट्स के साथ कुछ प्ले अराउंड करें, देन ब्लैक ऐड कर दें, कोई एक ग्रे टोन ऐड कर दें। थोड़ी देखिए डिफरेंट थीम होती है, लाइक जंगल थीम भी होती है। मैंने आपको बताया ना, यूरोपियन थीम होती है, ट्रेडिशनल उनकी थीम होती है, बोहेमियन हाँ थीम होती है, और अच्छा बहुत कलर थीम ज़्यादा क्या चल रही है आजकल, जो आप डिफरेंट अगर रूम्स को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो कलर थीम कौन सी है? सारे आजकल चल रही है। लाइक मैं अगेन थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। लाइक अगर इफ यू गो फॉर ऑफिसेस, तो ऑफिसेस में हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट एज पर उनकी कंपनी लोगो और उनको देखते हुए हम बनाते हैं पूरा, वो एक ही। और देन घरों में जो है डिफरेंट चल रहा है आजकल, जो है बीच कलर टोन्स पे जा रहे होते हैं, व्हाइट्स पे जा रहे होते हैं, व्हाइट के साथ पे लाइट कलर टोन्स चल रही हैं। लाइक जैसे थोड़ा सा आप पेस्टल कलर्स कह लें, पेस्टल कलर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। और in black is combination with everything, and brown is also, brown की combination में आ जाता है, उसमें गोल्ड की एडिशन आ जाती हैं, फिर बीच एडिशन आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट हर एक का डिफरेंट पैटर्न पे हम चलाते हैं। थीमेटिक हम ये होता है, लाइक मैं अगर फर्ज करे एक कलर ले लेती हूँ अपने घर, मैं एक ग्रे कलर ले लेती हूँ, तो मैं उसको ग्रीन के साथ बिल्कुल ऑलिव ग्रीन और आइदर लाइट ग्रीन एक कलर होता है, उसको डेकोर करके ब्लूज के साथ में डिफरेंशिएट, उसको 3 कलर ऐड करके एक थीम बनाती हूँ। अगर व्हाइट में मैं थोड़ा ब्राउन का एडिशन या एडिशन ऑफ लिटिल गोल्ड्स एंड लिटिल सिल्वर्स, इस तरह से मैंने प्लेन अगर दीवारें रखनी है। और अगर आप दीवारों में आजकल टाइल्स भी लग रही हैं, आजकल चीज लग रही है, आजकल वुड भी लग रही है, तो वो डिफरेंट कलर टोन्स पे जाते हैं हम लोग। लाइक बेडरूम का डिफरेंट पैटर्न होता है, सिटिंग का डिफरेंट होता है, ड्राइंग का डिफरेंट होता है, लाउंज होता है, क्योंकि आजकल घर में ये सब चीजें, इवन थिएटर्स अपने घरों में लोग बनवा रहे होते हैं, हैं, और हम उसको इंटरलिंक कर रहे होते हैं फसाद के साथ भी। जो बाहर की है उसको अंदर जाके एकदम ये ना बिल्कुल टोटली लुक आ जाए।
चीज अब देखें, बाहर से घर बना हुआ है क्लासिकल, कई लोग क्या करते हैं अंदर से उसको टोटली मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये होना ये तो कोई भी ठेकेदार कर लेता है इस तरह का काम, जो है हम उसको करते। क्लासिकल है तो उसका इम्पैक्ट भी क्लासिकल होना चाहिए। टेम्परेरी है, मिनिमलिस्ट के साथ है, मॉडर्न है तो इंटरनल सारा आप मॉडर्न स्टाइल का उसको लेकर चलते हैं। और मॉडर्न मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मेरी नजर में मिनिमलिस्ट आजकल बहुत ज्यादा इन है, और मॉडर्न स्टाइल वो जो थोड़ा सा वाइट्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं with minimum things, minimum decors, whites and very plain घर होता है उसमें, और उसमें हर एस्थेटिकली उसको करना ज्यादा मुश्किल होता है। ढेर सारी चीजें रख के वॉल्स डिजाइन करके वो इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता जितना हम मिनिमलिज्म के साथ प्ले अराउंड करते हैं। कि हम मिनिमलिज्म में जरूरी नहीं है वाइट कलर ही होता है, उसमें बेज कलर की आ जाती हैं, लाइटर टोन्स आती हैं। सही। तो ये अच्छा, बेडरूम्स की अगर हम बात करें उसको डेकोर करते हुए, डिज़ाइन करते हुए, क्योंकि नॉर्मली उसमें लोग कर्टन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, अगर विंडोज़ उसमें रखी हुई हैं, या कारपेट क्लीन्स की बात करें तो वो किस कलर्स के आप लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या सजेस्ट करते हैं? देखिए, पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं तो घर पे हर जगह पे व्हाइट कलर का ही काम करना चाहूंगी। तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूँ तो ज़्यादा किस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, किस कलर को, कर्टन्स के या कालीन के कलर्स? हर क्लाइंट का डिफरेंट स्टाइल होता है, पैटर्न पे जाते हैं, मोस्टली वो डिफरेंट होते हैं, ब्लूज में भी चले जाते हैं, लेकिन लाइट टोन्स के कर्टन्स होते हैं। जैसे हमें हर तरह का डिफरेंट डार्कर टोन्स पे बहुत कम जाते हैं। लाइक हमें कर्टन्स की भी लेयर्स क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे वेदर है, गर्मी आगे आ जानी है तो गर्मी धूप हर ख्याल रखना होता है। लाइक कुछ कर्टन्स अब आ रहे हैं जो वो सी थ्रू नहीं होते हैं, जो ब्लैकआउट होते हैं, वो भी इवन हम कि बिल्कुल रोशनी अंदर ना आए। और कुछ लोग नहीं, इन मटेरियल और उसमें बहुत फर्क होता है। मोस्टली थीम्स, डिफरेंट थीम्स चल रही है, ग्रे कलर चल रहे हैं आजकल, गोल्डन की ज्यादा वर्किंग चल रही है। कुछ क्लासिकल चाह रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल कंटेम्प्रेरी सिंपल सा चाह रहे होते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कमरे का साइज क्या है। अगेन फर्नीचर कई लोग क्या करते हैं, फर्नीचर ले लेते हैं लेकिन उनको सब आ रही होती है, उसको एडजस्ट कैसे करें। एग्जैक्टली या कमरे उस तरह ज़्यादा बड़े नहीं है, स्पेस कम है, फर्नीचर बड़ा ले लिया, अब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है। इस पर नाज़रीन बात करते हैं क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू होता है कि हम अपने रूम के अकॉर्डिंग फर्नीचर भी सेलेक्ट नहीं करते या कलर कॉम्बिनेशन उस तरह के नहीं होता, बाद में हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो चेंज करने की बजाय क्या उसी को हम रीडिज़ाइन या रीसेट कर सकते हैं? इस पर बात करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हम बात कर रहे हैं आपके घर के हवाले से कि आपके घर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, किस तरह से उसको सजाया जाए, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए, डेकोर किया जाए। इसी पे बात करें क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम घर तो बनाने लग जाते हैं लेकिन उसके डिज़ाइनिंग पे, उसके डेकोरेशन पे हम बिल्कुल नहीं सोचते, काम नहीं करते, तो वहाँ फिर कहीं ना कहीं मार खाने लग जाते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इसी पे आज बात करें। हिना हमारे साथ है। हिना, हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली लोगों के अगर बेडरूम की बात करें, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, फर्नीचर ऐसा ले लेते हैं कि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या उनका जो डिज़ाइन है, जो कलर है, वो उनके बाकी रूम के जो डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन उसके साथ सूट नहीं कर रहा होता। तो आया अब उनको क्या करना चाहिए? क्या वो उस फर्नीचर को या उस जो कलर स्कीम उन्होंने ली है उसको वो चेंज करें, या उसको भी हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है कि वही फर्नीचर यूज़ हो जाए? देखिए, अगर रूम का साइज हो तो अगर वो बड़ा फर्नीचर ले लेते हैं तो वो री सकता है। हम लोगों को डिजाइनिंग पे जाना होता है, लाइक अगेन हमें पूरी थीमेटिक वर्क पे जाना होता है। लोग करते हैं वो सुनते नहीं है, बड़े बड़े फर्नीचर ले लेते हैं लेकिन वो ये सेटल हो सकता है। अच्छा, यहाँ बड़े फर्नीचर से मुझे याद आया कि कल ही मैं सुन रही थी, मेरे पड़ोस में एक घर खाली हुआ था, तो वहाँ वो कोई देखने आए हुए थे, तो वो खातून उनको कह रही थी, अब वो घर तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ था लेकिन अब ऑब्वियसली अब उसके इतने बड़े बड़े अब दरवाजे तो नहीं हो सकते क्योंकि 5-6 मरले के घर के वो कितने बड़े बड़े दरवाजे या स्टेयर्स बनाएंगे। तो वो उनको कह रही थी कि घर तो मुझे बड़ा पसंद है, घर बड़ा प्यारा है, लेकिन मेरा फर्नीचर बहुत बड़ा है, वो किंग साइज़ का फर्नीचर है, मैं उसको कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे उसको मैं अंदर लेकर जाऊँगी? तो ये प्रॉब्लम भी हमें आती है फिर आती है प्रॉब्लम। देखिए, ये आर्किटेक्चर के दौरान जो है ना, आर्किटेक्ट्स हमें करके देते हैं, हम उनकी प्लानिंग पे आगे फिर हम अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं इंटीरियर्स की। यही चीजें हमने देखनी होती है कि बेड कौन सा अच्छा लगेगा इस रूम में। आजकल आपको पता है वो कुछ फर्नीचर बहुत बबल स्टाइल का भी फर्नीचर चल रहा है, वो तो थोड़ा सा आउटडेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा आउटडेटेड
राउंड्स में फर्नीचर चल रहे हैं, और इसके अलावा अगेन बेड का आप जो बात कर रही है ना, कुछ बहुत हाई बैक पसंद करते हैं। बात हाई बैक जो है ना आपके मुंह को आ रही होती है जब आप अपने रूम में एंटर हों, और 2 दिन लिटरली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाद ही आप बेडरूम में सोना पसंद नहीं करते हैं। मेरी नजर में घर ऐसा होना चाहिए कि आपका वो लिवेबल, फर्स्ट थिंग लिवेबल, आप उस कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और सेकंड, क्या आपका इस यूजेबल है, इतना यूजेज है उसका। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से घर को डिकोर करवाना है। तो छोटे बड़े भी होते हैं, वैसे हर तरह से हर घर में डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट माहौल होता है, तो हमने उसके मुताबिक उसको करना होता है। अभी कुछ लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमने ये चीज ले लिया, हमारे रूम को डिकोर करें। अब उसका हम क्या करेंगे? और कुछ लोग यही एंड पे ये हो रहा होता है कि ये चीज हमें नहीं चाहिए, इसका कुछ कर दें, तो वो जाया हो जाती है उनके पैसे, दे एंड अप विद डबल। अंदाजा नहीं हो रहा होता है कि वो एंड अप कर पैसे लगा लेते हैं, डबल चीजें, वेस्टेज उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो काम खराब करके हमारे पास आते हैं, तो हम फिर उनको ठीक करके दे रहे होते हैं। अगेन भाई पहले मशवरा ले लिया करें, जो हमारे डिज़ाइनर हैं नाज़रीन, काइंडली पहले आप उनसे मशवरा कर लिया करें इससे पहले कि आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाए। नाज़रीन, हमें आपको एक मोन्टाज दिखाना है, उसके बाद हम हिना से मज़ीद डिस्कशन करेंगे, मज़ीद इंटीरियर के बारे में हिना हम आपसे जानेंगे। नाज़रीन को ज़रा लिए चलते हैं लाहौर की जानिब, और लाहौर में जो बसंत की तैयारियाँ देख रहे हैं हम, अरूज पे हैं। सीएम पंजाब की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो पैगाम आ रहे हैं कि किस तरह से वो बसंत को मनाएंगी, क्या क्या हिफाजती इक़दाम हो रहे हैं, और किन किन जगहों पे जो है वो आप बसंत मना सकते हैं। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा कि आप कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आप बसंत मना सकते हैं। तो तैयारियों के हवाले से ये मोन्टाज है, आइए देखते हैं। क्या बात है नाज़रीन, ज़बरदस्त बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं, और भाई इतने सालों बाद ये त्यौहार वापस जो है वो मनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली तैयारियां तो होंगी, और बड़े भारी पैमाने पे हम देख रहे हैं कि तैयारियां जारी हैं। और साथ ही साथ फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी मुतहरिक है, वो भी बड़ी एक्टिव है कि किसी किस्म की कोई हैपनिंग ना हो, ये रंग में भंग ना पड़ जाए, यानी कि खुशी जो है वो खुशी ही रहे, वो कहीं ना कहीं किसी दुख में जो है ना बदल जाए। अब इसमें जहाँ गवर्नमेंट इतना एक्शन ले रही है, इतने मुतहरिक है, वहीं पर आम शहरी को भी ऑब्वियसली इस पर अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और ज़रा एहतियात जो है उसको यकीनी बनाना चाहिए। एक और रिपोर्ट है, ज़रा उसके जानिब भी आपको ले चलते हैं, फिर अपने मेहमान की जानिब आते हैं, जहां हमने देखा कि लाहौर में बसंत की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो मेला है सजा है, लोग वहाँ पे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस मेले के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत अवामी तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए पंजाब भर में खुशियों की बहाली का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में पंजाब का पहला हॉर्स एंड कैटल शो मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद किया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह DPO सैयद गजनफर अली शाह ने पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अजमल खान चांडिया के हमरा किया। हॉर्स एंड कैटल शो में रिवायती नेज़ाबाजी, बैल दौड़, घोड़ों और ऊँटों के दिलकश डांस, पेट शो, सकाफती झूमर, फूड स्टॉल्स और खूबसूरत सकाफती टेंट पैकेज शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शो में शरीक शुरका ने मुख्तलिफ मुकाबलों और तफरीह सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया, जबकि बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने भी इवेंट में शिरकत की। इंतजामिया का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियों का मकसद न सिर्फ आवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करना है, बल्कि पंजाब की सकाफत, रिवायत और दाई रंग को भी उजागर करना है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया के इस इक़दाम को मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुक्म पे तमाम ही सूबे के अंदर इसका जो है वो शुरुआत की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ ने इस हवाले से सबसे पहले लीड ली है। ज़िला इंतजामिया ने बड़ी मेहनत के साथ आज यहाँ पे ये जो मेला सजाया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उस्मान ताहिर साहब और उनकी पूरी टीम को, प्लस DPO साहब ने जिस तरह यहाँ पे इंतजामात करवाए हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। और जो मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस इवेंट में मल्टीपल इवेंट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो इवेंट है
वो आज अभी स्टार्ट होने वाला है, जो नेज़ाबाजी का सुल्तान टूर्नामेंट है। इवेंट में दो चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, एक पिच अच्छी हो, दूसरा डिसिप्लिन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में दोनों चीज़ें हैं। ग्राउंड में बड़ी मेहनत हुई है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, इंतज़ामात और जो ज्यूरी और बाकी जो पैनल है इंतज़ामिया का बहुत अच्छा है। उनकी हाथों की बनाई हुई चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए एक बेहतरीन ये मौका है और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हमारी सकाफ़ती रिवायात को भी बरकरार रखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ बहुत फैमिलीज आई हुई हैं मुजफ्फरगढ़ में भी लाहौर का समा है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। शहरों का कहना था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अरसे बाद ऐसा शानदार इवेंट देखने को मिला है। पंजाब की खुशियों की बहाली के इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ का हॉर्स एंड कैटल शो शहरियों के लिए यादगार तफरी बन गया, जो हुकूमत पंजाब के अवाम दोस्त इक़दाम की वाज़ेह मिसाल है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह के मेले जो है वो ऑब्वियसली इनका इनेकाद होना चाहिए। लोगों की ज़रा रूटीन से हट के कुछ डिफरेंट होता है और राइट नाउ जो गवर्नमेंट है उसके दौर में तो काफ़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। इस्लामाबाद में देखे तो पिछले दिनों जो एक मेला यहाँ पे एक इवेंट फेस्टिवल हुआ, वो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसी तरह हम पंजाब में देख रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में इस तरह के मेले लग रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो होने चाहिए ज़रा रूटीन से हट के लोग कुछ उसको इंजॉय कर सकें। वापस आते हैं अपनी गेस्ट की जानिब। हिना आपकी तरफ आते हैं। हमारे नाज़रीन को कोई एडवाइस, कोई सजेशन आप देना चाहें, अगर वो अपना घर नया बना रहे हैं, अगर पहले से बना हुआ है अपने रूम को, अपने बेडरूम को वो रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो कोई टिप्स, कोई एडवाइस आप करना चाहें? हाँ जी, मैं ये एडवाइस करूंगी, प्लीज़ अपना बजट वेस्ट नहीं करें, प्रॉपर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इंगेज करें ताकि वो आपका बजट भी सेव करेंगे। कंफर्टेबल स्टाइलिश ज़रूर बनाएं, लेकिन कंफर्टेबल ज़रूर होना चाहिए और लिवेबल होना चाहिए। और अच्छा घर ऑब्वियसली हर एक को अच्छा लगता है, हर किसी को शौक होता है घर बनाना, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है। सो मेरा है कि मेरा यही मैसेज है, व्हेन यू डू गो फॉर एनी डिज़ाइन, किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, घर सजाने की तरफ जाते हैं, तो आप उसमें डिज़ाइनर्स, प्रॉपर प्रोफेशनल्स की ज़रूर राय लें और उनसे ज़रूर काम करवाएं, क्योंकि वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। वो आपको हमेशा थैंक यू सो मच हिना, आपके वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि अगर आप अपने घर को आप रीडिज़ाइन करा रहे हैं या अगर आपने न्यू कंस्ट्रक्ट किया, आप उसको प्रॉपर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर की हेल्प ज़रूर लें। वो बाकी कभी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको अच्छा मशवरा देंगे। आपका जितना बजट है, आपके बजट के अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें डिज़ाइन करके देंगे। लेकिन अगर आपने जैसे हम लोगों को ठेका दे देते हैं कि आप इस घर को बनाएं, आप डिज़ाइन करें, बाद में हमें वो पसंद नहीं आता तो हम फिर उसको दोबारा रीडिज़ाइन कराते हैं, तो वो हमारे डबल ट्रिपल पैसे उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो आप एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर लें, एक ही दफ़ा खर्चा कर लें और किसी डिज़ाइनर को, यानी इंटीरियर डिज़ाइनर को आप हायर करें जो आपके घर को खूबसूरत बनाए, ताकि आप एंटर हो तो आपको एक